हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। आज कई सारी मैकेनिज्म सेंट्रिक बातें होने वाली हैं, कई सारी कंसेप्चुअल बातें होने वाली हैं। आज का जो लेक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपका 4 से 8 नंबर का काम नीट एग्जामिनेशन में सीधा सीधा धरा हुआ मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप आराम से इस सेशन को समझें, दिमाग खोल कर बैठें, आराम से नई इंफॉर्मेशन को इम्बाइब करने के मकसद के साथ बैठें। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका फोकस चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, दैट्स इट। बाकी सारा काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, समझाने का काम मेरा है। लेकिन अगर आप एकदम प्रॉपर नियत के साथ बैठेंगे, एकदम पॉजिटिव होकर बैठेंगे, तो सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। यह आपके भाई का वादा है। तो प्लीज मेक श्योर कि अच्छे से आराम से बैठना है और चीजों को समझने की सिर्फ कोशिश करनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ऑल राइट, लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है बिना कहे ही, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप लोग एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आज के इस सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं, पीछे के सारे टॉपिक्स आपके अगर क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, जो कि हमने बहुत छोटे छोटे 2 सेशंस लिए थे, तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन, जिससे कि आपकी एनर्जी को मैं सेंस कर पाऊं और आज के इस धमाकेदार सेशन को हम लोग शुरू कर पाए। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से इस सेशन की शुरुआत करेंगे एंड देन हम लोग बढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की तरफ, जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन 5 लाइन में उस टॉपिक का खात्मा हम लोग करके रख देंगे। 5 लाइंस में 5 फॉर्मूलाज के साथ उस टॉपिक को हम लोग तोड़ फोड़ के रख देंगे। जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू चुटकियों में बन जाएंगे और आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तारा रारा की भी बारिश हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन अप। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम लोगों ने क्या कहा था भैया, ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग का मतलब क्या है? सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क मैंने पहले ही लेक्चर में आपको समझा दिया था कि ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आप कह सकते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? आपने जो ऑक्सीजन अपने शरीर में डाली है, आपने जो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में डाली है, अब वो ऑक्सीजन जा करके आपके अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में कैसे बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ रही है, कैसे एनर्जी बना रही है, दैट मैकेनिज्म इज रेस्पिरेशन। लेकिन सांस का सिर्फ लेना और सांस को छोड़ना इज बेसिकली ब्रीदिंग। तो हम अगर देखें तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हालांकि आपने पॉइंट लिख रखा है, मैं दोबारा से इसको मेंशन कर देता हूं। ब्रीदिंग हमारे लिए क्या थी भैया? ब्रीदिंग हमारे लिए थी सर सांस का अंदर आना, दैट इज इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन में हम बेसिकली क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, है ना? हवा तो आ रही है आपके शरीर के अंदर, लेकिन आप उसमें से कौन सी गैस को प्रिडोमिनेंटली लेना चाहते हैं? दैट इज ऑक्सीजन। आप किसको इंस्पायर करना चाहते हैं? आप ऑक्सीजन को इंस्पायर करना चाहते हैं। O2 को आप अंदर लेना चाहते हैं और CO2 को, जो गैस आपकी बन चुकी है वाया मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसको आप अपने शरीर से बाहर भेजना चाहते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। अब मेरे दोस्त, हमारे ये जो फेफड़े हैं, हमारे ये जो लंग्स हैं, ये ना एक्चुअल में एक एयर टाइट चैम्बर है। आपने एयर टाइट बॉक्सेस के बारे में सुना होगा। कई सारे ऐसे टिफिन बॉक्सेस आते हैं जिनको कहा जाता है एयर टाइट कंटेनर्स, कि इनमें आप कुछ भी डाल दो, आप दाल लेके जाओ, आप चावल लेके जाओ, आप तरी वाली सब्जी लेके जाओ, वो बाहर नहीं निकलेगी। आप टिफिन में यार कोल्ड ड्रिंक लेके जाओ, कोई भी चीज आपकी बाहर नहीं निकलेगी, वो एकदम एयर टाइट कंटेनर है, एकदम सील हो जाता है। इसी प्रकार से सील्ड होते हैं आपके लंग्स। इनके ऊपर एक पूरा का पूरा कवर बना हुआ है। और वो कवर है किस चीज का भाई? अगर आप देखें तो आपके फेफड़े जो हैं, इनको किसने घेर रखा है? आपके रिब्स ने घेर रखा है, यानी पूरी की पूरी रिब केज है जिन्होंने आपके फेफड़ों को घेर रखा है। आगे से अगर आप देखें तो ये हड्डी है, यहां पर छू करके देखिए, एक हड्डी है जहां पर ये रिब्स आकर के जुड़ रहे हैं। ये हड्डी है आपकी यहां पर। इस आगे वाली हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट बोन को हम स्टर्नम कहते हैं, राइट? सो यहां पर आपकी स्टर्नम हड्डी हो जाएगी, यहां पर आपकी रिब्स हो जाएंगी। पीछे की साइड अगर आप देखें तो क्या है? पीछे की साइड आपकी रीढ़ की हड्डी है, यानी आपकी बैकबोन है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है। और नीचे की साइड अगर देखें तो हमने क्या बनाया था? आपका एक डोम शेप स्ट्रक्चर था जो कि फेफड़ों के नीचे पाया जाता है, जो कि आपका क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है।
और ऊपर तो गर्दन आपकी पतली सी है, यानी ऊपर तो ऐसा नहीं है ना कि खांसोगे और फेफड़ा मुंह से बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है पाइप आपका पतला है, फेफड़ों का साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा है, तो ऊपर पतली सी गर्दन है तो फेफड़े ऊपर नहीं जा सकते, नीचे डायफ्राम है नीचे नहीं जा सकते, आगे स्टर्नम नाम की हड्डी लगी हुई है आगे नहीं जा सकते, पीछे आपकी क्या लगी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी लगी हुई है पीछे नहीं जा सकते, और दाएं बाएं भी नहीं जा सकते, पूरे के पूरे रिब केज ने आपके रिब्स को घेर रखा है, आपके लंग्स को घेर रखा है। इसी चीज का 3D मॉडल मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी आ जाए, राइट, थोड़ी बेटर क्लैरिटी आ जाए। आराम से देखिएगा, मैंने सेंड कर दिया है, जिसके पास भी पहुंचे वेल एंड गुड, जिसके पास ना पहुंचे कृपया बोर्ड पर देखते रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। ये है आपके धड़कते हुए फेफड़े, ठीक है, ये है धड़कते हुए फेफड़े, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैंने क्या बोला मेरे भाई, मैंने आपको यह बोला कि आपके जो फेफड़े हैं इनको आगे से किसने घेर रखा है, आगे से किसने घेर रखा है, ये आपकी फ्लैट बोन आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी फ्लैट सी हड्डी आपको दिखाई दे रही है जिस पर रिब्स आकर के कनेक्ट होते हैं, यस सर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। यहां पर देखिए रिब्स आकर के इस हड्डी से कनेक्ट हो रहे हैं, ये जो आगे की हड्डी है इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, और आगे का जो पार्ट है आपकी बॉडी का उसे क्या कहते हैं, वेंट्रल पार्ट कहते हैं। पीछे का पार्ट डॉर्सल पार्ट, आगे का पार्ट वेंट्रल पार्ट। क्या आपके वेंट्रल पार्ट के मिडल में एकदम सेंटर पे पाई जा रही है स्टर्नम, यस सर, तो इसको क्या कहेंगे, मिड वेंट्रली आपकी क्या पाई जाती है, स्टर्नम पाई जाती है। मिड वेंट्रली, वेंट्रल साइड में है और एकदम बीच में है, ना दाएं ना बाएं, तो क्या है, मिड वेंट्रली आपकी स्टर्नम पाई जा रही है, सर पाई जा रही है, राइट, पाई जा रही है। पीछे की साइड देखो भैया, अगर मैं मिड डॉर्सली बोलूं, पीछे की साइड यानी डॉर्सल साइड अगर मैं बोलूं कि कौन पाया जा रहा है, तो एकदम बीचों बीच बॉडी की सेंट्रल लाइन है, कौन पाई जा रही है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, हाँ या ना, यस सर पाई जा रही है। तो आगे से आपके रिब्स को किसने घेर लिया है भैया, आगे से आपके रिब्स को किसने घेर लिया है, आपके स्टर्नम ने। तो मिड वेंट्रली कौन है, स्टर्नम पाई जा रही है। मिड डॉर्सली कौन पाई जा रही है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है। ऊपर जो है आपकी जाने की जगह है ही नहीं, क्योंकि गर्दन आपकी पतली सी है, इतने स्पेस में से फेफड़े बाहर नहीं निकल सकते। नीचे आपका ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर जो यहां पे आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका डोम शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, यानी ये नीचे भी मूव नहीं कर सकते, राइट। और इसके अलावा अगर आप देखो तो साइड से लिटरली किसने आपका घेरा हुआ है, लंग्स को आपकी रिब केज ने घेरा हुआ है। तो क्या आपके फेफड़े चारों ओर से घिरे हुए हैं, मुझे बस इस चीज का जवाब चाहिए, हां या ना। क्या पुलिस ने फेफड़ों को चारों तरफ से घेर लिया है, यस और नो, यस सर बिल्कुल घेर लिया है। नीचे से डायफ्राम है, ऊपर निकलने की जगह ही नहीं है, आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, साइड से आपके रिब केज, हर तरफ से घिरा हुआ है, करेक्ट, यस सर एकदम करेक्ट है। अब मेरी बात आराम से सुनो, समझ लीजिए एक चिड़िया है, उसको मैंने इतने से पिंजरे में रखा, इतने से डब्बे में रखा, और वो जो पिंजरा है उसकी जो जालियां हैं ये बहुत छोटी छोटी हैं, चिड़िया पिंजरे से बाहर नहीं जा सकती। बताइए चिड़िया कितना उड़ सकती है, सर जितना बड़ा पिंजरा है उतनी ही उड़ सकती है, पिंजरे को तोड़कर बाहर तो जाएगी नहीं, तो जितना बड़ा पिंजरा है उतना ही चिड़िया उड़ पाएगी। समझ लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का पिंजरा है, तो क्या चिड़िया की उड़ान 1 मीटर स्क्वायर की हुई, यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मीटर स्क्वायर का मैं पिंजरा ले आया, तो चिड़िया कितनी उड़ पाएगी, सर 2 मीटर स्क्वायर उड़ पाएगी, क्योंकि अब पिंजरा बड़ा हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं 5 मीटर स्क्वायर का एक बहुत बड़ा पिंजरा ले आया, एक कमरे जितना पिंजरा ले आया, तो चिड़िया कितने इलाके में रह सकती है, सर 5 मीटर स्क्वायर के इलाके में रह सकती है, क्योंकि अब पिंजरा बढ़ गया है। यानी चिड़िया की उड़ान उतनी ही होगी जितना उसके आसपास जो पिंजरा है उसका साइज बड़ा होगा, हाँ या ना, यस सर बिल्कुल। सिमिलरली ये जो फेफड़े हैं इनमें कितनी हवा भर सकती है, ये जो हड्डियां हैं ये तो फ्लेक्सिबल है नहीं। अगर आप देखें तो ये नीचे की जो मसल है ये जब आपकी मूव करेगी, है ना, इधर उधर की कुछ फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं, जब वो मूव करेंगी तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ेगा। आप सांस लेकर के देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट ऊपर की साइड आती है, जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में हवा भर रही है, हवा भर रही है, इसका मतलब फेफड़े एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन फेफड़े उतना ही एक्सपेंड कर सकते हैं जितना उसकी बाहर की बाउंड्री उसको अलाउ करेगी। यानी इट इज वेरी वेरी श्योर कि आप लंग्स की वॉल्यूम में उतना ही चेंज कर सकते हैं जितना आपकी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज होगा। अगर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी तभी अंदर की लंग्स की वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ सकती है।
अगर पिंजरे का साइज नहीं बढ़ रहा तो चिड़िया अपनी उड़ान को नहीं बढ़ा सकती। ये कोई खुला आसमान नहीं है, दिस इज अ पैक्ड स्ट्रक्चर। जितना बड़ा ये स्ट्रक्चर होगा, जितनी छाती आगे अपलिफ्ट होगी, जितनी हम थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाएंगे, उतना ही फेफड़ा भी ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि वो बैलून लाइक है। सिमिलरली समझने की कोशिश करिए, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर लेट्स से आपके पास है, ये हमारा, वैसे तो हम सिलिया फ्लैजेला पढ़ाते हैं, पर आपको यहां पर दिखाने के लिए मैं समझा देता हूं। ये जो बलून है, इसको मैं खुले में कितना भी फुला सकता हूं, जितना इसका साइज है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, जब तक ये फट ना जाए, है ना, है ना। आपके लिए एक साउंड है, इसको मैं कितना भी फुला सकता हूं। अगर मैं इसको इस डब्बे में डाल के फुलाऊं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं फूलेगा, इससे ज्यादा नहीं फूल पाएगा। क्यों नहीं फूल पाएगा? क्योंकि सर अब ये लॉक हो चुका है नीचे, इसको और फूलने की जगह ही नहीं है। अब ये और कब फूल पाएगा? अगर इस गुब्बारे में फूलने की कैपेसिटी हुई तो ये कब फूल पाएगा? जब ये जो नीचे केज है इसका साइज भी बढ़े। यानी ये जो आपकी केज है, ये जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, अगर इसका साइज बढ़ेगा तो हवा तो मुफ्त की है, फेफड़े और फूल जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हवा तो फ्री ही है भाई, थोड़ी और खींच लेंगे, है ना। तो यहां पर आपकी थोरेसिक कैविटी जो है, इसकी वॉल्यूम डिसाइड करती है कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी। आप डायरेक्टली फेफड़े की वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। मैं इस बात पे इतना गौर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है, वो चारों तरफ से घिरी हुई है। तो अगर आप थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाएंगे तभी ऑटोमेटिकली आपकी लंग्स की वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ फटाफट, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? झटपट बताइए। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर सर, है ना। तो हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं अपने अड्डे पे, वापस आ जाते हैं स्लाइड पे। क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि ह्यूमन लंग्स आर एयर टाइट। हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमन लंग्स आर एयर टाइट, करेक्ट। एयर टाइट कैसे है? इसको घेर लिया गया है हर तरफ से। कैसे? इट इज कवर्ड लिटरली। साइड से कौन कवर करके बैठा हुआ है? कवर्ड लिटरली बाय रिब केज। इसको रिब केज कवर करके बैठी हुई है साइड से, करेक्ट। कवर्ड मिड वेंट्रली, आगे की साइड, मिड बीच में, वेंट्रली आगे की साइड, किसने कवर कर लिया है? मिड वेंट्रली बाय स्टर्नम। आपकी फ्लैट बोन है जिसको स्टर्नम कहा जाता है, जिससे रिब्स आकर कनेक्ट होते हैं। मिड डॉर्सली, पीछे की साइड, डॉर्सल साइड, मिड डॉर्सली किसने आपका यहां पर घेर लिया है? बाय वर्टिब्रल कॉलम, बाय वर्टिब्रल कॉलम। और नीचे से अगर देखा जाए, पोस्टीरियरली अगर देखा जाए, है ना, पोस्टीरियरली अगर देखा जाए, बाय मस्कुलर डायफ्राम, बाय मस्कुलर डायफ्राम, करेक्ट, बाय मस्कुलर डायफ्राम, राइट। ये बातें हमें समझ में आई? बिल्कुल आई सर। अब अगर आप देखें तो ये लंग्स जो है चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो लंग्स डायरेक्टली अपनी वॉल्यूम को तो अल्टर कर नहीं सकते। तो इनमें जब हवा भरेगी तो ये बड़े कैसे हो जाते हैं? एक्चुअल में थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है ये बड़ी हो जाती है। तो आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, बहुत जरूरी नोट है, इसको लिख लीजिए। नोट क्या कहता है? नोट ये कहता है कि वी कैनॉट अल्टर, वी कैनॉट अल्टर pulmonary volume directly, we cannot alter pulmonary volume directly, therefore we need to alter the thoracic volume, we need to alter the thoracic volume and the change in thoracic volume and the change in thoracic volume will be reflected
thoracic volume will be reflected in pulmonary volume, will be reflected in pulmonary volume। यानी पिंजरा अगर बड़ा होगा तो चिड़िया ज्यादा उड़ेगी, और पिंजरा छोटा कर दोगे तो चिड़िया आपकी कम उड़ेगी। यानी अगर थोरेसिक वॉल्यूम कम हो रही है तो आपके लंग्स जो है ये भी सिकुड़ जाएंगे, इनसे हवा बाहर निकल जाएगी। और अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रही है तो आपके लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, उनके अंदर हवा भर जाएगी। यानी सिंपल सी बात आप क्या लिख सकते हैं, इफ थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, इफ थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, अगर थोरेक्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है, देन पल्मोनरी वॉल्यूम या लंग्स वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इस थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स प्रेजेंट है इनकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देन दिस वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। पिंजरा छोटा करोगे तो आपकी सेम चीज वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। यानी अगर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को कम करोगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बात सही है या नहीं? यहां तक सबको सारी बातें समझ में आई या नहीं? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत टाइम लेके बताया है। क्यों टाइम लेके बताया है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर है? तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज झटपट बता दीजिए, फटफट बता दीजिए। तब तक रिवाइज करवा देता हूं एक बार कि आपका ब्रीदिंग का मतलब है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और ह्यूमन के जो लंग्स है एयर टाइट है, इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। किसने घेरा है? लिटरली इसको घेरा है रिबकेज ने। हमारे यहां पर जो हड्डियां हैं इन्होंने। मिड वेंट्रली यानी आगे की साइड से किसने घेरा है? स्टर्नम ने। मिड डॉर्सल यानी पीछे की साइड से घेरा है रीढ़ की हड्डी ने। और पोस्टीरियरली, एंटीरियर मतलब सर की तरफ, पोस्टीरियर मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे से किसने घेरा है? मस्कुलर डायफ्राम ने। करेक्ट। ये हम लोगों ने अभी तक सीखा कि आप लंग्स की वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आप मन मर्जी जितनी मर्जी आए उतनी हवा नहीं भर सकते, जितना आपकी थोरेसिक वॉल्यूम अलाउ करेगी उतनी ही हवा भर सकते हैं। तो इसलिए आपकी छाती भी आगे जाती है, आपकी थोरेसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है जब आप सांस लेते हैं। राइट। अब देखो भाई मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहां पर देखिए क्या हुआ, बहुत प्यारी चीज बताऊंगा, आराम आराम से इसको साथ साथ नोट करने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा? पीछे है आपकी रीढ़ की हड्डी। मैंने क्या कहा? पीछे है आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो इसको मैं रफ बना रहा हूं, है ना। इतना सीरियस नहीं लेना है कि सर रीढ़ की हड्डी है तो आप ऐसा हेक्सागोनल क्यों बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा बस डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। यह है आपकी रीढ़ की हड्डी एंड सो ऑन। यह आपकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है तो इसके आगे की साइड क्या मिलेगा? इसकी आगे की साइड या पीछे की साइड अगर रीढ़ की हड्डी है, पीछे की साइड अगर रीढ़ की हड्डी है, आगे की साइड क्या मिलेगा? आगे की साइड आपका स्टर्नम मिलेगा। मिलेगा सर। फ्लैट बोन मिलेगी, स्टर्नम मिलेगा। मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये बताइए। आगे की साइड क्या आपका स्टर्नम मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। इसको हम थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। ये हो गया आपका स्टर्नम। करेक्ट। ये जो स्टर्नम है इसको थोड़ा नीचे दिखा दिया, ये बताने के लिए कि हाँ भाई ऊपर रीढ़ की हड्डी है पीछे की साइड, और आपका आगे की साइड क्या है? आपका स्टर्नम है। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रही हैं? अब यहां पर आ रही हैं आपकी रिब्स, है ना। आगे आकर के कहां जुड़ रही हैं? ये आपकी स्टर्नम पे अटैच हो जा रही है ना। इस हिसाब की आपकी रिब केज है। 12 पेयर ऑफ रिब्स है आपके पास, है ना। अब यहां पे फिलहाल कम ही बना लो, क्योंकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें यहां पे मैकेनिज्म समझना है। ये आपकी कई सारी क्या हो गई? रिब्स हो गई, है ना। ये आपकी कई सारी रिब्स हो गई। और नीचे की साइड अगर आप देखें तो नीचे की साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? नीचे की साइड अगर आप देखें तो क्या देखने को मिल जाएगा भैया जी? आपको देखने को मिल जाएगा मस्कुलर डायफ्राम। आपको देखने को मिल जाएगा क्या? मस्कुलर डायफ्राम। ये डोम शेप होता है, गुंबद जैसा, है ना। ऐसे कई सारे गुंबद देखे होंगे ना आपने, उनका जो टॉप होता है वैसा आपका डोम शेप डायफ्राम देखने को मिल जाएगा। तो क्या ये एयर टाइट हो गए लंग्स? इनके अंदर ही आपके लंग्स पाए जाएंगे। क्या एयर टाइट हो गए लंग्स? एकदम एयर टाइट हो गए। इसको अगर आप लेबल करना चाहते हो तो इसको आप क्या कर सकते हो? लेबल भी कर सकते हो। सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। ये आपका पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका आगे का स्टर्नम है, ये आपकी साइड की रिब्स है, और ये आपका नीचे का डायफ्राम है ना। तो आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो? लेबल भी कर सकते हो। ये क्या हो? ये आपकी
वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या हुई आपकी स्टर्नम आगे की साइड पाई जा रही है, मिड वेंट्रली स्टर्नम। ये आपकी पाई जा रही है रिब केज, जिसने लिटरली घेर लिया है आपके लंग्स को। और नीचे की साइड क्या पाया जा रहा है, आपका डायफ्राम पाया जा रहा है, डायफ्राम पाया जा रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। इन रिब्स के अंदर क्या है, फेफड़े हैं, ठीक है, इन रिब्स के अंदर फेफड़े हैं। अब क्या हुआ, अब ये जो आपकी डायफ्राम थी, इसकी जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अगर कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो छोटी होगी या बड़ी? सर छोटी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छोटा करना। एक्सटेंशन मतलब बड़ा करना। किसी चीज को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर रहा हूं। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अगर मेरे हाथ में अगर आप देखें तो ये जो आपकी बाइसेप की मसल है, इट इज एक्सटेंडेड, लंबी है। लेकिन जब मैं इसको फुलाता हूं तो अंडा बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, अंडा बन जाता है। तो यहां पर अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कैसी हो जाएगी सर, छोटी हो जाएगी, है ना? करेक्ट है। अगर मैं इसी का यहां पर एक फेयर डायग्राम बना लूं, आप खुद बताना भैया क्या हो रहा है, आप खुद बताना क्या हो रहा है। अगर मैं यहां पर लंग्स बना दूं, अगर मैं यहां पर लंग्स बना दूं और कह दूं कि ये हैं आपके दो प्यारे प्यारे फेफड़े, और अगर मैं कह दूं इनके नीचे है आपका इस प्रकार का डायफ्राम, या पहले क्या बना दो, डायफ्राम बना दो, ये है आपका डायफ्राम, और ये हैं आपके प्यारे प्यारे दो फेफड़े, ये हैं आपके प्यारे प्यारे दो फेफड़े, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये केस है आपका नॉर्मल केस, दिस इज योर नॉर्मल केस, दिस इज योर नॉर्मल केस, ये आपका नॉर्मल केस है। इसमें क्या हुआ भैया, इसमें मैंने अब डायफ्राम की जो मसल्स हैं जिनको फ्रेनिक मसल कहा जाता है, इनको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, डायफ्राम की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। पहला काम मैंने क्या किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। डायफ्राम की मसल को क्या कहा जाता है, फ्रेनिक मसल। तो आप लिख भी सकते हो कि डायफ्राम की फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डायफ्राम छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ये सबसे छोटा हुआ तो क्या ये आपका ऐसा सीधा हो जाएगा? दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन। सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा मैं कोई भी रूट लेता हूं तो वो बड़ा है। तो अगर मुझे इस मसल को छोटा करना है, इस डायफ्राम की मसल को छोटा करना है, तो क्या मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा? सर जी स्ट्रेट कर दूंगा, सर जी स्ट्रेट कर दूंगा। कर दो भैया स्ट्रेट। ये डायफ्राम अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो क्या स्ट्रेट हो जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट हो गया तो क्या आपके प्यारे प्यारे फेफड़े ऐसे दिखने लग जाएंगे? हाँ सर, ऐसे दिखने लग जाएंगे। पहले कैसे थे? पहले आपके ऐसे थे, अब क्या हो गए, अब ये डायफ्राम फ्लैट हुआ तो ऐसे हो गए। इतनी जगह फालतू आ गई इनमें, इतनी जगह फालतू आ गई इनमें, इतनी जगह फालतू आ गई। पहले ऐसे मुड़ा हुआ था जब डायफ्राम गोल मटोल था, पहले ऐसे मुड़ा हुआ था। क्या ये इतनी फालतू आपकी जगह आ गई? क्या इतनी जगह फालतू आ गई? क्या निक्कर के नीचे डिजाइन बना दिया है भाई? भाई पहले देखो ना, पहले आपका ये डायफ्राम ऐसा था तो आपके फेफड़े ऊपर की साइड ऐसे थोड़े से धक्का लगा हुआ था इनको नीचे, डायफ्राम क्योंकि टेढ़ा हो रखा है। अब डायफ्राम सीधा हो गया तो इन फेफड़ों को फैलने की जगह मिल गई ना। मैंने क्या बताया, थोरैक्स की वॉल्यूम बढ़ेगी तो फेफड़े की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो क्या यहां पर फेफड़े की वॉल्यूम बढ़ी? क्या यहां पर फेफड़े की वॉल्यूम बढ़ी? क्या आप यहां पर कह सकते हैं डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से आपका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी? बढ़ी। क्या आपका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी? बढ़ी। और अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी तो क्या पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी? क्या फेफड़ा भी अकॉर्डिंगली फैल जाएगा? बिल्कुल भैया, ये तो आजाद चिड़िया है, जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी। तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या आपकी इंक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। करेक्ट, इंक्रीज हो गई। सिमिलरली यहां पर आपकी इंटरकोस्टल मसल्स भी पाई जाती हैं। ये भी आपकी क्या होती है, ऐसी घूमी हुई होती हैं, ऐसी घूमी हुई होती हैं। ये भी जब आपकी
स्ट्रेट हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, जब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, है ना? कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि आपके कहां पाई जाती हैं? रिब्स के बीच में। इंटरकोस्टल, इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स के, तो इंटरनल नहीं, यहां पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, ये बात याद रखनी है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना? इंटरकोस्टल मतलब रिब्स की मसल, मसल ऑफ रिब्स। ये भी आपकी क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो उससे थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ जाएगी। तो क्या आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई? बढ़ गई। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, इसको आप क्या कर रहे हो? नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ रहे हो, नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ रहे हो। पहले आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब आपने क्या किया? नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ गए आप डायफ्राम को। नॉर्मल पोजीशन पे अगर आप लेकर आ गए डायफ्राम को, तो फेफड़े की वही हालत हो जाएगी, फेफड़े की वही हालत हो जाएगी, आपका इसकी वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। पहले फेफड़े यहां तक थे, पिछला केस देखो ऐसे थे फेफड़े, अब क्या हो गया? डायफ्राम जब ऊपर की साइड नॉर्मल पोजीशन पे गया, जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल पोजीशन पे गई, तो इसकी वॉल्यूम फिर से क्या हो गई? कम हो गई। इसकी वॉल्यूम फिर से क्या हो गई? कम हो गई। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज, देयरफॉर पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीज। यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, करेक्ट है? डिक्रीज हो गई। क्या हुआ यहां पर? पहले जो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली गई, यानी डायफ्राम रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन, डायफ्राम रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये फिर से क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। एंड आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो गो टू नॉर्मल पोजीशन। ये भी आपकी क्या हुई? नॉर्मल पोजीशन पे चली गई। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यानी ये जो आपका डायफ्राम है, ये आपका पहले एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर एक्सटेंडेड पोजीशन में, फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक टाइम पे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है, फिर घट जाती है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ती है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ती है, फिर घट जाती है। सिमिलरली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल जब क्या करती हैं? आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, फिर ये रिलैक्स करती हैं, फिर घट जाती है, फिर वॉल्यूम बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन करने पे फिर घट जाती है, एंड इसी प्रकार से ये जो है आपका पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है। अब इससे हमने क्या सीखा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आराम से अभी यहां तक का जितना भी तामझाम है ये पूरा का पूरा लिख लीजिए, बना लीजिए, और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हमने इतना ज्यादा टाइम इस बेसिक सी बात पे क्यों लगाया है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म सो वेल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? आराम से बता दीजिए। अगर आप नोट्स लिख चुके हैं तो एक बार डन लिख दीजिएगा इन द चैट सेक्शन, तो मैं आपको आगे की बात बताता हूं। डन? एक बार डन डनाडन लिखिए, फिर मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए रिपीट करूंगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए क्या हुआ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग जो है इसके दो पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया ये जो ब्रीदिंग है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है आपका? इंस्पिरेशन, यानी सांस का अंदर आना, और दूसरा पार्ट क्या है? एक्सपिरेशन, यानी हवा का बाहर जाना। इतनी बात सबको पता है? यस सर, ये बात हमको पता है। इसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कह लो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कह लो, टोटली आपकी मर्जी है। करेक्ट? एकदम करेक्ट है सर। अब देखिए, आपके फेफड़ों में हवा क्यों आएगी बाहर से? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। ये आपके फेफड़े हैं, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये आपके फेफड़े हैं। इनमें बाहर की हवा आएगी ही क्यों?
अगर आप देखें तो कोई भी चीज कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मानते हो या नहीं? कोई भी चीज आपकी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, डिफ्यूजन का यही रूल है। आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा सेल, तो उसमें मेम्ब्रेन की आपने स्टडी करी होगी, वहां पर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट मैम ने समझाया होगा और बताया होगा कि आपका डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज जिसकी मात्रा एक जगह पर ज्यादा है, वहां से वो ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करेगी जहां पर उसकी मात्रा कम है। यस तो यहां पर देखिए मेरे भाई, ये जो आपके लंग्स हैं, लेट से इसकी वॉल्यूम है बहुत ज्यादा। अगर इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो क्या इसका प्रेशर कम होगा? वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जितनी ज्यादा वॉल्यूम होती है उतना ही कम आपका प्रेशर होता है। रेफरेंस के लिए एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। ये समझ लीजिए आपका खेत है और उसमें एक पाइप लगा हुआ है मोटा सा, और इस मोटे से पाइप के ऊपर लगा हुआ है आपका फव्वारा। ये जो मोटा पाइप है इसका डायमीटर मोटा है ना, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है तो पानी आराम आराम से आता है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे छेद देखें आप, ये पतले पतले पाइप हैं फवारा, इनसे जब पानी निकलता है तो प्रेशर हाई होता है। छोटा ही छेद है, निकल तो कम पानी रहा है, वॉल्यूम तो कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है ना मेरे भाई। और यहां आपकी वॉल्यूम तो खूब है लेकिन आपका प्रेशर कम है। इस प्रेशर से आप पूरे खेत में पानी नहीं दे पाओगे, इसीलिए आपको फव्वारे की जरूरत पड़ी। तो वॉल्यूम जब कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर जब कम तो वॉल्यूम ज्यादा, इनका रिलेशनशिप इनवर्स होता है। वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। तो समझ लीजिए अगर आपका डायफ्राम नॉर्मल स्टेट में है, अगर आपका डायफ्राम नॉर्मल स्टेट में है, अगर नॉर्मल स्टेट में है तो लंग्स की हालत कुछ ऐसी है। लंग्स की वॉल्यूम क्या है? कम है। लंग्स की वॉल्यूम कम है। अगर लंग्स की वॉल्यूम कम है तो लंग्स में प्रेशर ज्यादा, लंग्स में प्रेशर ज्यादा। अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा तो एनवायरमेंट में प्रेशर कंपैरेटिवली कम कम। तो मेरे भाई हवा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी ना, हवा तो आपकी बाहर निकल जाएगी, हवा तो बाहर निकल जाएगी। अगर मुझे हवा अंदर लेनी है तो मुझे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इस डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं तो पहले फेफड़े ऐसे थे, पहले फेफड़े ऐसे थे। जब डायफ्राम आपका ऐसे था तो ये फेफड़े ऐसे थे। अब डायफ्राम जब नीचे आ गया है, थोड़ा सा सेटल हो गया है, तो ये वॉल्यूम बढ़ी, ये वॉल्यूम बढ़ी। तो आपकी वॉल्यूम जब बढ़ी तो प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम। तो कहां आएगी हवा? आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी। तो अगर मुझे सांस अंदर लेनी है, अगर मुझे इनहेलेशन करनी है तो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी छोटा होगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी छोटी होंगी। तभी तो मेरे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी, तभी तो मैं हवा खींच पाऊंगा बाहर से, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी है। मैं डायरेक्टली तो प्रेशर को बढ़ा या कम नहीं कर सकता, लेकिन वॉल्यूम को तो बढ़ा सकता हूं ना भाई। तो मैंने क्या किया? मेरी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाया तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ गई मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो बाहर से हवा अंदर आने लगेगी, लो प्रेशर की तरफ आने लगेगी। एंड सिमिलरली अगर ये डायफ्राम अपनी पहले वाली पोजीशन पे चला जाता है, दोबारा से एक्सटेंड हो जाता है, तो अब फेफड़े छोटे हो गए। फेफड़े छोटे तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम घटी तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो अब यहां से हवा बाहर निकलेगी, ज्यादा प्रेशर वाले इलाके से हवा निकलेगी और कहां पहुंच जाएगी? आपकी एनवायरमेंट में पहुंच जाएगी। हाँ या ना, झटपट बताओ। क्या बात समझ में आई? क्या कॉन्सेप्ट चमक गया? इसी चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से यहां पर लिख लेते हैं, संजो संजो के, पिरो पिरो के, प्यार से लिख लेते हैं भाई। क्या यहां तक क्लैरिटी है? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई और बहुत दम लगा के समझाया है ना? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। राइट यहां पर देखिए इंस्पिरेशन जो है इसमें क्या हुआ, इंस्पिरेशन जो है इसमें क्या हुआ, दोनों चीजों की कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमेशा याद रखना, डायफ्राम से याद रख लेना। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो बस डायफ्राम बना लो। यहां पे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब बहुत छोटा हो गया,
छोटी बच्ची हो गया मेरे भाई यहां पर ये। तो इसका ऊपर अगर आप देखोगे तो लंग्स की हालत क्या हो गई, ऐसा लगता है जैसे बच्चे की निक्कर बना रहा हूं बार बार, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई, लंग्स की वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई। तो अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम बढ़ गई है, लंग्स की वॉल्यूम अगर बढ़ गई है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर आपका घट गया है, क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर आपका घट गया है। सिंस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आप यहां पर लिख भी सकते हो, है ना। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या है मेरे भाई, यहां पर आपका प्रेशर कम हो गया। तो बाहर कंपैरेटिवली आपका प्रेशर ज्यादा रहेगा और हवा कहां से कहां आ जाएगी, आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ जाएगी, दैट इज इनहेलेशन। करेक्ट, दैट इज इनहेलेशन। इसका उल्टा कर दो, अगर ये जो आपकी डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे चली गई, जैसे कि डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम आपका रिलैक्स स्टेट में चला गया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स्ड स्टेट पे चली गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑल्सो रिलैक्स्ड। अगर ये आपकी रिलैक्स हो गई, फिर से लंबी हो गई, लंबा है रे भाई, लंबा अगर हो गया है डायफ्राम, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहां पर अगर ये लंबा हो गया है तो इसका वही गुंबद जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, गोल मटोल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसके ऊपर हम अगर लंग्स बनाएंगे तो इनकी वॉल्यूम पहले से कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, राइट। पहले से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो यहां पर वॉल्यूम छोटी हो गई, वॉल्यूम छोटी हो गई सर। यहां पर आप बोलेंगे कि थोरेसिक वॉल्यूम कम हुई, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गई। पल्मोनरी वॉल्यूम अगर कम हुई तो प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर आपका बढ़ गया। प्रेशर अगर यहां बढ़ गया तो एनवायरमेंटल प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो गया और आपका कहां से कहां चला जाएगा, आपका हवा का प्रभाव अंदर से बाहर की साइड, यानी आपका क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा। तो दिस इज इंस्पिरेशन, दिस इज एक्सपीरेशन। बात समझ में आई, यस सर, बात समझ में आ गई। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये तो नॉर्मल केसेस हैं भैया, नॉर्मल केसेस हैं, मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं। अब मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया, अच्छा खासा टाइम हो गया है, यहां पर लगभग आपके 45 मिनट के आसपास हो गए हैं। मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया, क्या मेरे को आपने हाफते हुए देखा या कोई एफर्ट मारते हुए देखा सांस लेने के लिए, नहीं। मैं नॉर्मली सांस ले रहा था, नॉर्मली सांस छोड़ रहा था, दैट इज नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन। उसमें सिर्फ दो ही प्रकार की मसल्स का रोल होता है, एक डायफ्राम की फ्रेनिक मसल और एक आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के मैं प्राणायाम कर रहा हूं, 4 बजे उठ के अगर मैं सोच रहा हूं कि ब्रह्मांड की सारी हवा मैं ही खींच जाऊं, तो क्या करूंगा, मैं पेट को अंदर बाहर करूंगा। वहां पे एब्डोमिनल मसल्स विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहां पर एब्डोमिनल मसल्स, आपके पेट महाराज के रीजन की मसल्स जो है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। और एक और मसल होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तो देख ली, इंटरनल इंटरकोस्टल नहीं देखी। जब आप बहुत जोर लगा के सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा खींच ली, आराम आराम से छोड़ दी, क्या हुआ, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन। वहां पर आपकी कुछ और मसल्स का लेना देना होता है, दैट इज आपका यहां की मसल एब्डोमिनल मसल्स एज वेल एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो नॉर्मली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम आती है नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, आपका इंटरनल इंटरकोस्टल का काम आएगी फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के टाइम पे। ये बात यहां पर लिख लीजिए। अगर आप कर रहे हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, अगर आप कर रहे हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स विल कम इनटू पिक्चर। एक्स्ट्रा मसल्स कॉल्ड, आपकी यहां की मसल्स दैट इज एब्डोमिनल मसल्स, एक्स्ट्रा मसल्स दैट इज abdominal muscles and internal intercostal muscles, internal intercostal muscles
विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, है ना, इनका भी आपका यहां पर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मली भी काम करती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपकी सिर्फ फोर्सफुल ब्रीदिंग में, जब आप जोर जोर की सांस ले रहे हो, सिर्फ तभी आपकी क्या करती है, काम करती है। ऑलराइट, तो फोर्सफुल में आप जान लगा रहे हो भाई, तो ये क्या होती है, आपकी एक्टिव होती है ना, इसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, चाहे आप सांस लें चाहे आप छोड़ें। अगर आप दम लगा के सांस छोड़ भी रहे हो तो भी तो एक्टिव है ना भाई। नॉर्मली अगर आप देखो तो एक्सपिरेशन जो है इट इज अ पैसिव प्रोसेस, हवा खुद ब खुद बाहर चली जाती है, इसको लेने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, लेकिन हवा बाहर खुद चली जाती है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि आप पेट सिकोड़ के हवा को बाहर निकालोगे, तो अल्टीमेटली दिस विल रिक्वायर एनर्जी, दैट विल बिकम एन एक्टिव प्रोसेस। करेक्ट है? यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? झटपट तारा रारा तुनिक तुनिक इन द चैट सेक्शन प्लीज, झटपट बता दीजिए मेरे भाई, यहां तक की बातें सबको क्लियर है या नहीं, क्योंकि बहुत मस्त कॉन्सेप्ट था ये, एंड आई होप आप सभी को चमक गया होगा बढ़िया तरीके से, है ना भाई। नेतागिरी अगर खत्म हो गई हो, अगर आशिकी खत्म हो गई हो, तो एक बार तारा रारा कर दीजिए, है ना। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। जो पढ़ रहे हैं क्या उन सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? यस, बहुत बढ़िया, कमाल यार, शानदार, चीन टपाक डमडम हो गया सर, बहुत बढ़िया यार, कमाल, है ना। बाकी थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी दोबारा पढ़ाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी, है ना, और क्लैरिटी आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो धीरे धीरे समझ में आती हैं, जैसे यहां पर देखें, अब क्या हुआ, अगर यहां पर डायफ्राम आपका मुड़ा हुआ है ना, यहां पर देखिए, अगर डायफ्राम आपका इस हिसाब से है ना, एक ये केस है, और एक डायफ्राम आपका इस हिसाब से है, ये केस है, दोनों में से लंग की वॉल्यूम कहां पर ज्यादा है? अब देखो यहां पर लंग्स जो है नीचे की साइड आ रहे हैं, है ना, डायफ्राम नीचे की साइड आ रहा है, तो लंग भी नीचे की साइड आएगा भाई। पिंजरे का साइज बढ़ाओगे तो लंग्स का साइड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहां पे ऊपर की साइड डायफ्राम जा रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, आपका बड़ा हो रहा है। यहां पर ये स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है, यहां पर ये आपका स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है, सबसे छोटा होने की कोशिश कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो आपके फेफड़े का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। मानते हो? फेफड़े का साइज भी बढ़ेगा। और यहां पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पहले यहां पर था अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फेफड़े का साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर अगर आपके फेफड़े का साइज बढ़ रहा है तो यहां पर आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम तो एनवायरमेंटल प्रेशर ज्यादा, तो एयर आपकी अंदर की साइड आएगी, यही लिखा हुआ है यहां पर, एयर विल एंटर द लंग्स। एंड सिमिलरली यहां पर अगर आपका थोरेसिक चैम्बर का साइज छोटा हो रहा है तो लंग्स का साइज भी छोटा होगा, तो लंग्स का साइज भी छोटा होगा तो आपकी वॉल्यूम जो है कम हो रही है, साइज आपका छोटा हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगी, आपकी हवा निकल जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली जाएगी। करेक्ट? ये बात आपको यहां पर समझने को मिली, राइट। सो जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हवा अंदर आती है, और आपका जब डायफ्राम रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होती है, तो एयर बाहर चली जाती है। अब आराम से सोचिए, जब आपका डायफ्राम आपका ऊपर जा रहा है, यानी जब डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, तो अगर आप देखें तो लंग्स छोटे हो गए, इनकी लंबाई छोटी हो गई, इनकी लंबाई छोटी हो गई, यानी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे अगर देखें तो आपका लंग जो है श्रिंक हो गया, यानी लंबाई छोटी हो गई, तो एंटीरियर पोस्टीरियर आपका ये छोटा हो गया, है ना। तो क्या हो गया, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम डिक्रीज, एंटीरियो पोस्टीरियर लंबाई आपकी घटी है, और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब आपके नॉर्मल पोजीशन पे जाएंगे तो छाती भी आपका, चेस्ट भी आपकी नॉर्मल इलाके पे आ जाएगी। तो अगर आप देखो तो डोर्सोवेंट्रल आप कह सकते हो कि आपकी पहले छाती मोटी हो गई थी, तो डोर्सोवेंट्रल आप मोटाई में बढ़ गए थे, अब आप दोबारा से रिलैक्स पोजीशन पे आ गए हैं। तो आप अगर देखें तो ये क्या हो गई, डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम कम हो गई है,
डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम कम हो गई है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो जब लंग लंबा हो जाएगा, जब लंग लंबा हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी एंटीरियो पोस्टीरियर है ना, लंबाई में बढ़ जाएगा ना ये, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज, यानी लंबाई में ये बढ़ा, इसकी लेंथ बढ़ गई है, लंबाई में बढ़ा। और अगर आप देखें तो चेस्ट भी यहां पर क्या हो रही है, फूल रही है, तो डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम विल इंक्रीज, मोटाई भी बढ़ रही है, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम विल इंक्रीज, मोटाई भी बढ़ रही है, यानी आपके लंग्स की थिकनेस भी बढ़ रही है। ये हमने सीखा, करेक्ट। अब हम एनसीईआरटी देख सकते हैं, एक बार एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आराम से देखिए, हमने कहा कि लंग्स जो है ये थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, एकदम सही बात है, थोरेसिक कैविटी में ये पाए जाते हैं, और ये एयर टाइट चैम्बर है क्योंकि इनको चारों ओर से घेर लिया है किसी किसी चीज ने, है ना। फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, अगर डॉर्सल साइड देखें, पीछे की साइड देखें तो क्या है, मिड डॉर्सली कौन पाया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी। अगर वेंट्रली देखें तो मिड वेंट्रली कौन पाया जा रहा है, आपका स्टर्नम। लिटरली अगर साइड में देखें तो आपका रिब केज ने इसको घेर रखा है, एंड लोअर साइड पे यानी पोस्टीरियर साइड पे अगर आप देखें तो इसको डोम शेप्ड यानी गुंबद शेप डायफ्राम ने घेर रखा है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह कुछ ना कुछ है। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, अगर चेंज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी में, तभी आपका अंदर के जो बैलून लाइक लंग्स हैं उनकी वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स और द पल्मोनरी कैविटी। क्योंकि आप लंग्स की वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, अगर मैं लंग्स में जितनी हवा भरना चाहूं उतनी भर लूं तो भी भैया एक लिमिट है ना, क्योंकि वो चारों ओर से घिरा हुआ है आपकी नॉन फ्लेक्सिबल चीजों से। जब तक वो चीजें बड़ी नहीं होंगी लंग्स और बड़े नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए पहले हमें थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को चेंज करना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इसीलिए हम लोग कई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लंग्स की वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ब्रीदिंग में दो आपके प्रोसेसेस होते हैं, पहला हवा का अंदर आना दैट इज इंस्पिरेशन, और दूसरा हवा का बाहर जाना दैट इज एक्सपिरेशन, है ना। सो आप जो है पहले प्रेशर क्रिएट करते हो, तब जाके हवा अंदर या बाहर जाती है। अगर लंग्स में कम प्रेशर है, एनवायरमेंट में ज्यादा प्रेशर है, तो हवा कहां से कहां आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी मुझे अगर इनहेल करना है, मुझे हवा अगर अंदर लेनी है, तो मेरे पास लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर मतलब हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। तो मेरे फेफड़ों की वॉल्यूम जब हाई होगी, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर हवा आएगी। तो पहले मेरे फेफड़ों में कम आपका प्रेशर होना चाहिए, इसीलिए हमारे लंग्स को क्या कहा जाता है, नेगेटिव प्रेशर लंग्स। हमेशा याद रखना, हमारे लंग्स को नेगेटिव प्रेशर लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स में प्रेशर कम होता है, जिससे बाहर से हवा अंदर आ सके। फिर हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है, हवा बाहर निकल जाती है। तो ह्यूमन लंग्स आर नेगेटिव प्रेशर लंग, आप यहां पे लिख भी सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन लंग्स आर नेगेटिव प्रेशर लंग्स, आर नेगेटिव प्रेशर lungs, since for inhalation बाहर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लंग्स में कम होना चाहिए। फॉर इनहेलेशन लेस प्रेशर इज मेंटेन्ड इन लंग्स, तो वो नेगेटिव काउंट होता है। लेस प्रेशर इज मेंटेन्ड इन लंग्स, तो आपका नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि सच में ही नेगेटिव है, नहीं भाई, बाहर के प्रेशर से कम है बस, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रेशर लंग्स बोल दिया, बस यही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए, तो यहां पर अगर आप देखें तो इंस्पिरेशन तब होगी जब प्रेशर आपका लंग्स में, यानी लंग्स का जो प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा मतलब अंदर, विद इन, इंटर मतलब होता है बीच में, इंट्रा मतलब विद इन, पल्मोनरी विद इन लंग्स प्रेशर जो है, अगर ये कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से,
तब जाके आपका क्या होगा, तब जाके आपकी इनहेलेशन होगी, यानी नेगेटिव प्रेशर चाहिए। अगर हमें हवा अंदर खींचनी है तो एनवायरमेंट में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और लंग्स में कम होना चाहिए, यानी नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। और अगर एक्सपिरेशन करनी है, अगर हवा बाहर भेजनी है, हवा अगर बाहर भेज रहे हो तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा जाएगी, मोर प्रेशर टू लेस प्रेशर, तो लंग्स में ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट से हायर होना चाहिए। करेक्ट। तो डायफ्राम और आपकी स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये आपकी पाई जाती हैं रिब्स के बीच में। ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती हैं फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कब कर रही थी, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल किसमें कर रही थी, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डायफ्राम जो है आपका क्या कर देगा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ नीचे की साइड हुआ तो लंग्स को ग्रो करने की जगह मिल गई, तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में लंबाई बढ़ गई, आपकी लेंथ की लंबाई बढ़ गई। एंड कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो छाती आपकी कहां मूव करेगी, आपकी आगे की साइड मूव करेगी, इट विल लिफ्ट अप द रिब्स, तो आपके लंग्स की मोटाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई भी बढ़ गई, मोटाई भी बढ़ गई, ओवरऑल क्या हुआ, आपकी वॉल्यूम बढ़ गई। तो आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गई थोरेसिक चैम्बर की, इंक्रीज वॉल्यूम हो गई थोरेसिक चैम्बर की। और अगर वॉल्यूम अगर बढ़ गई है, अगर वॉल्यूम बढ़ गई है आपकी एंटीरियो पोस्टीरियरली और डोर्सो वेंट्रली, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहां पर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी तो लंग्स भी आपके ग्रो कर जाएंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ी। और अगर वॉल्यूम बढ़ गई है लंग्स की तो प्रेशर जो है आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर अगर लंग्स में कम तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो एयर फ्रॉम आउटसाइड जो है ये अंदर की साइड रश करने लग जाएगी, इट विल मूव इनटू द लंग्स और आपकी इंस्पिरेशन हो जाएगी। जब ये जो मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब ये अपनी जगह पर जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है आपकी कम हो जाएगी, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। और इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम कम तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपका एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, यानी लंग्स से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यानी आप एक्सपायर करने लग पड़ोगे। ठीक है। इसके अलावा और भी एडिशनल मसल्स होती हैं जो फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आती है, इन्हें क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद दो लाइनें हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको पढ़ा देता हूं, इनको नोट्स में बाद में लिखवाऊंगा। एक हेल्दी ह्यूमन जो है ये 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार। और सांस कितनी आप ले रहे हो, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हो, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर छोड़ रहे हो, इसको नापने की जो मशीन है इसको स्पायरोमीटर कहा जाता है या रेस्पायरोमीटर कहा जाता है। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन का रेट नापती है। यहां तक क्लैरिटी है भाई, बहुत आराम से टाइम लेकर समझाया है, पूरा इस टॉपिक में 1 घंटा लगा दिया है। क्लैरिटी है तो झटपट बताइए, मैं आपको अब करा देता हूं कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं पंचायत में, बैठ जाते हैं सरपंच विपू भाई के साथ। यहां तक क्लैरिटी है तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन, एक बार तुनिक तुनिक फेंक के मारिए चैट सेक्शन में, जिससे कि मुझे क्लैरिटी आ जाए दैट यस यू हैव गॉट दिस टॉपिक वेरी वेरी क्लियरली। कोई भी क्वेश्चन आएगा तोड़फोड़ मचा देंगे। यस, करेक्ट है भाई, यस सर, कमाल भाई, कमाल कमाल कमाल, है ना। वो रेस्पायरोमीटर और 12 से 16 टाइम्स इन अ मिनट वो अभी छोड़ दीजिए, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा जब मैं आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी पढ़ा रहा हूंगा। तब तक के लिए उसको भूल जाइए। मेन जो हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन 45 सेकंड दे देता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यू मस्ट टेक सम टाइम, आराम से पढ़ो। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज such that any change in the volume of dash will be reflected in the volume of dash। किसकी वॉल्यूम बढ़ाओगे कि लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाए, या किसकी वॉल्यूम कम करोगे कि लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाए। लंग्स की वॉल्यूम को आप खुद ऑल्टर नहीं कर सकते। लंग्स जो है इट इज जस्ट लाइक अ बैलून, इसको किसी भी चीज में रख के फुलाओगे तो उसी की शेप ले लेगा भाई, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। जस्ट फॉर रेफरेंस यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो, मेरे पास एक ग्लास है ना, और इसमें मैं गुब्बारा फुला रहा हूं। अब गुब्बारा मैं अगर नॉर्मली फुलाऊं, इतना बड़ा हो गया, पर क्या इस ग्लास में इतना बड़ा हो सकता है? नहीं, देखो इस ग्लास में इतना बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही आया।
तो अगर मैं इस ग्लास के अंदर रख के इस बैलून को फुलाता हूं तो इसकी जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। इस गुब्बारे की वॉल्यूम उतनी हो सकती है जितनी ग्लास की वॉल्यूम होगी। तो थोरेसिक चैम्बर की जितनी वॉल्यूम होगी, ग्लास थोड़ा बड़ा कर दो, गुब्बारा और बड़ा हो जाएगा। तो थोरेसिक वॉल्यूम की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी ही आपके लंग्स की हो जाएगी, उतनी ही पल्मोनरी वॉल्यूम हो जाएगी, राइट। तो एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ डैश यानी थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन डैश दैट इज पल्मोनरी कैविटी, है ना। थोरेसिक कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, लंग कैविटी, एक ही बात हो गई भाई। अगर आप देखें तो पल्मोनरी और लंग तो एक ही बात हो गई ना, ये तो एक ही चीज के दो रूप हैं, है ना। लेकिन अगर आपने वन भी किया है तो आपकी ये छोटी सी गलती माफ है। अगली बार से सवाल थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। 41% और 43%, है ना, ऑलमोस्ट आप देखें तो 85% लोगों ने सही कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अभी आपको बताया पल्मोनरी, पर पल्मोनरी क्या है, लंग्स की वॉल्यूम ही तो है, तो अल्टीमेटली आंसर तो वही हो जाएगा ना। बट ये गलती माफ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इतना चलता है भाई। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अगर आप सांस ले रहे हो, अगर हवा बाहर से अंदर आ रही है तो क्या होगा। सिंपल, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। ट्रिक तो क्या ही है, कॉन्सेप्ट ही है भाई। पहले आप सॉल्व कर लीजिए 30 सेकंड में, जब 25 सेकंड के आसपास हो जाएंगे तो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा। आराम से देखिएगा भाई। आपसे पूछा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर आ रही है तो कौन कौन सी मसल्स का क्या होगा। अगर सांस अंदर आ रही है तो इसका मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम। अंदर प्रेशर कम मतलब अंदर वॉल्यूम ज्यादा, अंदर वॉल्यूम ज्यादा मतलब डायफ्राम आपका गोल मटोल था सीधा हो गया है, तभी लंग्स बड़े होंगे। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों साथ साथ ही काम कर रही थी। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन बोला है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बोला है मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब तक फोर्सफुल टर्म अप्लाई नहीं होगी कि खींच लिया है एकदम जोर लगा के, है ना, तब तक आप एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का ही इस्तेमाल करेंगे। फोर्सफुल लिखा है तब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का आप इस्तेमाल करेंगे, राइट। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सर जी, लगभग 65%। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में दो बातें आपसे पूछ ली, एक तो इंटरनल एक्सटर्नल में कंफ्यूज, एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में कंफ्यूज। हमेशा याद रखना भाई, अगर बाहर से अंदर हवा आ रही है तो अंदर प्रेशर कम था, इसीलिए बाहर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा आ रही है। अंदर प्रेशर कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा मतलब ये डायफ्राम जो गोल मटोल था सीधा हो गया ना, फेफड़े लंबे हो गए, ज्यादा जगह मिल रही है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सीधी बात, दोनों भाई भाई ही तो हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। अगर डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो लंग लंबा हो गया है या मोटा हो गया है, यह पूछा है भैया, बताओ फटाफट क्या पूछा है, वो समझना जरूरी है भाई। जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो छाती फूल जाती है, तो आप मोटे हो जाते हो, फेफड़ा मोटा हो गया, थोरेसिक कैविटी मोटी हो गई। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो डायफ्राम को तो फेफड़ा लंबा हो गया, तो लंबा होने को क्या कहते हैं, आपका एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड में बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है। जब मोटा हो जाए तो डॉर्सल वेंट्रल, वेंट्रल डॉर्सल साइड में मोटे हो रहे हो, तो डॉर्सो वेंट्रली बढ़ते हो। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है आपका, आप एंटीरियर पोस्टीरियर तब बढ़ते हो, तब आपका क्या होते हैं, लंग्स लंबे हो जाते हैं, राइट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम तो लंबा हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर से नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर, लंबाई यहां पर देखनी है ना, लंबाई देखनी है। 70% लोगों ने लगभग सही कर दिया है, विच इज वेरी गुड। आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा। ये आपसे अभी तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा पर इसका थोड़ा अलग फंडा है, थोड़ा बाद में कराएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं भैया, आज बारिश हो जाएगी क्वेश्चंस की, है ना। लीडर बोर्ड बाद में देखेंगे, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट, जरूरी ऑफ द जरूरी, खास ऑफ द खास, हार्ड ऑफ द हार्ड, पर इसको कर देंगे बहुत आसान। फिजिक्स में फॉर्मूले याद करते हो, आज आपको बायोलॉजी में 5 लाइन के फॉर्मूले याद कराऊंगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। आराम से इस बात को सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं, आराम आराम से इस बात को सुनना, ठीक है। तैयार हो भैया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी पढ़ने के लिए, हाँ ना, झटपट चैट सेक्शन में बता दीजिए, हाँ या ना मेरे भाई, हाँ या ना मेरे भाई। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं, हरी भरी मिलेगी एनसीईआरटी,
ऐसी कोई लाइन नहीं इस टॉपिक की जिससे क्वेश्चन ना आया हो। टीवी से क्वेश्चन आया है, आईआरवी का क्वेश्चन छूट गया तो ईआरवी से आया हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आया हुआ है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आया है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आया है, वाइटल कैपेसिटी आया है, टोटल लंग कैपेसिटी आया है, सब आया हुआ है। यानी आपका 1.5 पन्ना भी नहीं है, मतलब आधा पन्ना ऑफ एनसीईआरटी, कंप्लीट आधा पन्ना, और आपका 1/4 पन्ना, टोटल आपका 0.75 पेजेस में से एक पेज से भी कम का कंटेंट है। और कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप देखो, कितना हरा भरा पेज है। यहां देखो पूरा येलो येलो हो रखा था, यहां से आपका नहीं आता क्वेश्चन, यहां से आपके कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, राइट। सो अल्टीमेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हाई वेटेज टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं। आराम से सुनिएगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी क्या होती है ना। तो मैंने आपको 2 लाइन बताई थी, मैंने आपको 2 लाइनें बताई थी। पहली लाइन कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारा क्या है ह्यूमंस का, अगर मैं खड़ा हूं अभी, है ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मेरा क्या चल रहा है, अगर मैं भाग नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मेरा क्या चल रहा है, कितनी बार मैं सांसें ले लूंगा 1 मिनट में, आपका 12 से 16 बार इन अ मिनट, पर मिनट, 12 से 16 बार पर मिनट जो है मैं सांसें लूंगा। ठीक है, ये नंबर बहुत फिक्स है, इसको याद रखना है, ये नॉर्मल केस है, ये हमारी कई कैलकुलेशंस में मदद कर रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं सांस ले रहा हूं तो एक मशीन है, उसको लगा के अगर मैं सांस लूंगा तो उसमें से आइडिया लग जाएगा मुझे कि मैंने कितनी हवा खींची है, वो हवा को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरोमीटर और रेस्पायरोमीटर। और अगर मैं हवा छोड़ रहा हूं, अगर मैं उस मशीन में फूंक रहा हूं, तो भी मुझे पता लग जाएगा, वो मशीन एग्जैक्टली काउंट कर लेगी कि मैंने कितनी हवा एक्सेल करी है। तो आपकी बॉडी में कितनी हवा आती है, कितनी हवा आपकी बॉडी से बाहर जाती है, वो पूरा का पूरा कौन मेजर करता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर, राइट। स्पायरोमीटर क्या कर रहा है, अ डिवाइस टू मेजर the amount of air inhaled and exhaled, कितनी हवा मैंने ली है, inhaled और exhaled by an individual, by an individual। अब ये जो हवा है ना दोस्त, इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा बहुत कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। अगर इससे बहुत ज्यादा डेविएशन होती है, अगर मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूं और मैं आधा लीटर हवा खींच रहा हूं, यानी 500 ml हवा खींच रहा हूं, और आप सिर्फ 200 ml ही खींच पा रहे हो, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप उस हवा की क्वांटिटी नाप करके यह भी बता सकते हो कि कोई क्लिनिकल आपको दिक्कत तो नहीं है। तो देयर आर क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेज ऑल्सो, है ना। एनी डेविएशन इन स्टैंडर्ड नंबर्स, एनी डेविएशन इन स्टैंडर्ड numbers is indicative of abnormality। अगर आपका नंबर, अगर आप बहुत कम हवा ले पा रहे हो, तो आइडिया लग जाएगा डॉक्टर को रीडिंग देख करके कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई ना कोई दिक्कत आपके अंदर चल रही है। देयरफॉर आपका ये जो पायरोमीटर है ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी होल्ड करता है, देयरफॉर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। आप कौन पेशेंट कितनी हवा ले रहा है उसके माध्यम से ये भी बता सकते हैं, उस नंबर को नोट करके ये भी बता सकते हैं कि उसको कोई लंग से रिलेटेड बीमारी है या नहीं, उसको कोई सांस संबंधित बीमारी है या नहीं, आप ये भी बता सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहां पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। तो अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में क्या कुछ फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अगर आप देखें तो यहां पर वॉल्यूम का मतलब है 4 स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स, सिर्फ 4 स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स होती हैं, 4 स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स होती हैं, राइट। आपका टाइडल वॉल्यूम जो मैं लिखवाऊंगा तो डरने की जरूरत नहीं है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रिजर्व वॉल्यूम, राइट। या फिर आप कह सकते हैं टीवी दैट इज टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या फिर रिजर्व वॉल्यूम आप ये भी कह सकते हो। ये चारों आपकी स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ना। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो कौन कौन सी वॉल्यूम जोड़ें कि कैपेसिटी हो जाए? भाई आपको पहला जो चैप्टर पढ़ाया था वो किसने पढ़ाया था? फिजिक्स का, है ना, जो भी हमारे टीचर हैं, आई गेस अभिषेक सर हैं यहां पर अर्जुना 2.0 में, तो उन्होंने बताए होंगे आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, कि 7 आपकी ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे दुनिया की कोई भी यूनिट बनाई जा सकती है। 7 आपकी यूनिट्स है फंडामेंटल, एकदम करेक्ट। रेडियन और स्टीरेडियन अलग रख दो, अभी 7 ऐसी यूनिट्स है जिनसे बाकी दुनिया की कोई भी क्वांटिटी निकाली जा सकती है, करेक्ट, निकाली जा सकती है। सिमिलरली ये 4 ऐसी वॉल्यूम्स हैं जिनको जोड़ के कोई भी कैपेसिटी निकाली जा सकती है मेरे भाई, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। यहां पर वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या फर्क है कि वॉल्यूम जो है इनको ऐड करके, जोड़ घटा करके आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो आपको मेनली इन वॉल्यूम्स के बारे में ही पढ़ना होता है। कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अबव 4 वॉल्यूम्स, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अबव 4 वॉल्यूम्स। ये जो ऊपर की 4 वॉल्यूम्स हैं, इन्हीं को जोड़ तोड़ के आप क्या करते हो? कैपेसिटीज निकाल लेते हो, राइट। तो अल्टीमेटली आपको 4 वॉल्यूम्स याद रखनी है, कैपेसिटी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। एक छोटी सी ट्रिक दूंगा, एक छोटा सा जुगाड़ दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो 4 चीजें हैं जो हमने लिखी, यह है टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। इनको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहां तक पहले नोट कर लीजिए और बताइए सब कुछ ठीक है या नहीं, झटपट बता दीजिए भाई, है ना। मैं साइड हट जाता हूं, नोट कर लीजिए, राइट, झटपट नोट कर लीजिए मेरे भाई, यहां तक क्लियर है या नहीं। हालांकि मैंने बोल बोल के लिखा है तो आई गेस आपको साथ साथ लिखने की आदत हो ही गई होगी। तो हमने नॉर्मल ब्रीदिंग रेट लिखा है, स्पायरोमीटर की हमने बात लिखी है कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वॉल्यूम और कैपेसिटी में फर्क लिखा है। वॉल्यूम में हमको 4 स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स पढ़नी है और उससे हम सारी कैपेसिटीज निकाल लेंगे। डन है? ऑल राइट भाई, डन है तो डन है। अब आ जाओ, सबसे पहले सबसे कॉमन चीज की बात करते हैं। सबसे कॉमन चीज की बात करते हैं, इसका नाम क्या है? पहली जो आपकी वॉल्यूम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। इसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को प्यार से क्या कहते हैं? टीवी। हमारे घर में सबसे कॉमन क्या होता है? टीवी ही होता है। ईआरवी, आरवी, आरवी ये तो आपने कभी सुना नहीं है, टीवी सबसे कॉमन है। तो टीवी सबसे कॉमन, आप सबसे कॉमन काम क्या करते हो? नॉर्मली सांस लेना, नॉर्मली सांस छोड़ना, बिना किसी जोर के, बिना किसी दबाव के आप सांस ले रहे हो, आप सांस छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम और टीवी। तो आप क्या कर रहे हो? नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नॉर्मल, आप कितनी हवा नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में ले रहे हो और छोड़ रहे हो बिना किसी दबाव के, यानी आपको पता भी ना लगे कि आप सांस ले रहे हो, जो कि सारे दिन यही होता रहता है। आपकी सांस पे आपका ध्यान कितनी देर होता है, या आपकी हार्ट बीट पे कितनी देर होता है? बिल्कुल नहीं होता, ऑटोमेटिकली काम चलता रहता है। तो टाइडल वॉल्यूम जो है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का आप क्या करते हो? वॉल्यूम नापते हो। इट इज 500 ml, यानी आधा लीटर आपकी वॉल्यूम होती है पर ब्रेथ। अब आपने 1 मिनट में कितनी सांस खींची थी? फटाफट बता दो, लास्ट स्लाइड में लिखवाया था। पर मिनट कितनी सांस खींच जाते हो? सर पर मिनट हम ना 12 से 16 सांसें खींच लेते हैं। और 12 से 16 सांसें खींचोगे तो आपने अगर 12 सांस खींची तो 12 इंटू 500, और 16 सांस खींची तो 16 इंटू 500 आपने क्या करी? हवा खींच ली। क्या हो जाएगा नंबर? 12 इंटू 500 आपने 6000 ml हवा खींच ली। तो आपका यहां पर 16 इंटू 500 यानी 8000 ml आपने हवा खींच ली, यानी 1 मिनट में आपने 6 लीटर टू 8 लीटर हवा खींच ली। खींची या नहीं? सर कभी सोचा नहीं था कि इतनी हवा खींच जाते होंगे, पर खींचते हो भैया, प्रूफ कर दिया है ना। दिस इज योर वेरी फर्स्ट वॉल्यूम आउट ऑफ द 4 वॉल्यूम्स, आउट ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स। ये आपकी फर्स्ट वॉल्यूम है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? टाइडल वॉल्यूम कहा, टीवी कहा, है ना। तो इतनी हवा आप खींच जाते हो पर मिनट, ये है आपकी टीवी। टीवी के बाद अगर आप देखो तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आईआरवी, जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी, जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सब एक गहरी सांस भरिए और मैं एक चीज बोल रहा हूं उसको नोट करिए। मैं एक चीज बोल रहा हूं उसको नोट करने की कोशिश करिएगा। आप एक गहरी सांस लेंगे, मैं आपके साथ साथ लूंगा, और हम वो गहरी सांस छोड़ेंगे।
आप खुद से बताएंगे, दिल पे हाथ रख के बताएंगे कि आपने जो हवा ली उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी या हवा जो छोड़ी उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। सब साथ में ट्राई करते हैं, है ना। बहुत नॉर्मल है। अभी तक हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे थे, अभी तक हम टीवी इनहेल कर रहे थे, टीवी छोड़ रहे थे, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें गहरी सांस लेंगे 1 2 3 बोलने पे साथ साथ, और फिर उसको छोड़ेंगे, जितनी गहरी ले सकते हो, राइट। आई एम डन, मेरा हो गया है। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सांस ली बहुत ज्यादा लेकिन छोड़ दी बहुत जल्दी, बहुत कम सांस छोड़ दी। क्या आपको सेम चीज महसूस हुई है, हाँ या ना? क्या आपको सेम चीज महसूस हुई है? यस और नो, झटपट बताइए। सेम चीज महसूस हुई है? ज्यादा सांस ली है या ज्यादा सांस छोड़ी है? ज्यादा सांस ली है, राइट। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? आपका वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन फोर्सफुली, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अगर आप नॉर्मली इंस्पायर कर चुके हो, नॉर्मली एक सांस ले चुके हो 500 ml, उसके बाद कितनी जोर लगा के खींच ली, दैट इज बेसिकली योर IRV। और इसकी मात्रा कितनी होती है, 2.5 से 3 लीटर, यानी सांस हम बहुत खींच सकते हैं। 2.5 से 3 लीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस खींच सकते हैं। ERV क्या है? ERV क्या है? इसका जस्ट उल्टा एक्सपिरेशन के लिए लिख दो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ERV। अगर मैं ERV की बात करूं तो मैंने नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितनी और सांस छोड़ी, जोर लगा के आप करके देखो, आपको बहुत दिक्कत होगी। आप नॉर्मल सांस छोड़ दो, मैं नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, उसके बाद एक्स्ट्रा जोर लगा के अगर आप सांस छोड़ने की कोशिश करोगे, यू विल ब्लैक आउट। आपको ऐसा लगेगा कि सब धुंधला धुंधला हो गया है, और आपको ऐसा लगेगा आपने हवा रिलीज भी नहीं की है। बहुत कम वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर निकाल सकते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। सांस ली, सांस छोड़ी, अब कोई मुझे बोले और सांस छोड़ दे भाई, जो छोड़ दी उसके बाद और छोड़ दे, दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। सांस छोड़ने के बाद और छोड़ो भैया जोर लगा के, नहीं हो पाती, तो ये नंबर काफी कम है। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन ये नंबर काफी कम है। ये नंबर कितना है, 1 लीटर के आसपास ये नंबर है, दैट इज 1000 to 1100 ml। तो आप छोड़ नहीं पाते इतनी हवा, आप पूरी हवा निकाल नहीं पाते, यानी कुछ हवा लंग्स में रह जाती है, कुछ हवा लंग्स में रह जाती है। तो उस हवा को क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिड्यू जो बच जाता है उसको कहा जाता है। तो चौथी क्या हो गई, रेजिडुअल वॉल्यूम। चौथी हो गई रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको क्या कहा, RV कहा, जिसको क्या कहा, RV कहा, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि आपने पूरा जोर लगा के हवा निकाल दी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया आपने, फिर भी लंग्स में हवा रह जाती है, और वो रहनी जरूरी है, अदरवाइज आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। इसमें हवा रहनी जरूरी है। सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप लंग्स हैप्पी, टू कीप लंग्स एक्टिव, इनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम है, यहां रेसिडुअल लिख दिया है भैया, है ना। थोड़ा एक बार मिटा देते हैं भैया, बीच में से अक्षर मिटाना भी महाभारत है भाई, है ना। क्या करें, काला पीला कर देते हैं, है ना, बाद में पकड़ में नहीं आता भाई। ये बोर्ड हमारा हो चुका है पुराना। रेजिडुअल वॉल्यूम, और तुम हो 11वीं के बच्चे, फटाफट स्पेलिंग मिस्टेक गिनाने लगोगे, है ना। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्ड इन लंग्स
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर, पूरा जोर लगा दिया है भैया जी, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दम लगा के पूरा सांस बाहर छोड़ दिया है, फिर भी हवा रह गया है जो फेफड़ा के अंदर, उसको आरवी कहते हैं। इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इसको क्या कहेंगे? आरवी कहेंगे भैया। ये जो आरवी है ये 1100 से 1200 ml होता है, यानी ये भी आपका ईआरवी से ज्यादा है, 1100 से 1200 ml। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। इसे कहे रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमारी टोटल अभी तक बात है। ये 4 बातें हमने पढ़ी है, ये 4 बातें हमने सीखी हैं, ये 4 हमारी वॉल्यूम्स हैं। इन वॉल्यूम्स को जोड़ जोड़ के हम सारी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। यहां तक बात समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक और एग्जाम्पल समझा देता हूं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। भाई देखिए, अगर समझ लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, और इस पानी में क्या डाल दिया भैया? कपड़ा डाल दिया, है ना? हमारा राजशाही गमछा है यहां पर, उसको हमने डाल दिया। ये पानी है, इसके अंदर गमछा डाल दिया, ठीक है? अगर पानी में गमछा डाला और इसको बाहर निकाला गमछे को, तो कुछ पानी टप 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 टपकता रहेगा, खुद ही टपकता रहेगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर इस ग्लास में पानी डालोगे, इसमें गमछा भिगोगे, कुछ पानी टपक जाएगा बिना किसी फोर्स के, अपने आप ही टपक रहा है। गीला कपड़ा है, अपने आप ही पानी टपकेगा। तो क्या हुआ? नॉर्मल अगर आपने सांस ली, नॉर्मल अगर आपने पानी भिगोया, तो कुछ पानी नॉर्मली ही बाहर निकल जाता है, उसकी फितरत है बाहर निकलना, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। कुछ को आपने क्या किया? जोर लगा के निचोड़ दिया कि मैं और जोर लगा के पानी निकालूं, तो मैंने और ज्यादा एयर एक्सपायर करने की कोशिश करी, तो कुछ पानी मैंने निचोड़ के निकाला, लेकिन फिर भी मेरे भाई ये गमछा गीला ही रहा। मैं इसको कितना भी निचोड़ लूं, ये गीला रहेगा। कुछ पानी इसके अंदर एकदम रम गया है, वो धीरे धीरे ही सूखेगा, राइट? कुछ पानी इस गमछे में हमेशा रह जाता है, चाहे मैं इसको कितना भी निचोड़ लूं। वो क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम बची रहेगी भैया, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो विधि का विधान है। आपका कोई कपड़ा अगर आज तक गीला हुआ है तो आपने नोटिस किया होगा, उस गीले कपड़े को अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो नीचे से पानी टपकता रहेगा, नॉर्मली टपकता रहेगा। आप कोई जोर नहीं लगा रहे, आपने कपड़े को मोड़ा तोड़ा मरोड़ा बिल्कुल नहीं है, आपका वो पानी नेचुरली टपक रहा है। दैट इज नॉर्मल एक्सपिरेशन। 500 ml नॉर्मल ही निकाल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने निचोड़ा तो थोड़ा और पानी निकला, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन मेरे भाई उसके बाद भी वो कपड़ा गीला रह गया, यानी कुछ पानी उसमें बच जाता है। ऐसे ही फेफड़ों में कुछ हवा बच जाती है, जिसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब आपको आगे से चीजें याद हो गई होंगी। तो ये है हमारी 4 वॉल्यूम, ये हमारी 4 वॉल्यूम्स हैं। इन 4 वॉल्यूम्स के बेसिस पे आप दुनिया की हर कैपेसिटी निकाल सकते हो, जो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर सारी की सारी वॉल्यूम्स लिख लेता हूं, सारी वॉल्यूम्स लिख लेता हूं। पहली वॉल्यूम क्या थी? यहां पे नंबर 1 मैंने क्या लिखी थी, इनको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा बस दोस्त। सबसे पहले सबसे कॉमन क्या है? टीवी। टीवी क्या थी? 500 ml थी। दूसरी क्या थी? जोर लगा के सांस खींची, खींचोगे तभी तो छोड़ोगे, तो ये हमेशा सीक्वेंस में आते हैं, इसको कहते हैं आईआरवी। आईआरवी कितनी थी? 2.5 लीटर से 3 लीटर थी, यानी 2500 से 3000 ml थी, 2500 से 3000 ml थी। फिर आती है आपकी ईआरवी, फिर आती है ईआरवी। ईआरवी क्या है? जोर लगा के सांस खींची थी तो जोर लगा के सांस छोड़ भी दी, 1000 से 1100 ml जोर लगा के सांस छोड़ दी। और जोर लगा के सांस छोड़ने के बाद, जोर लगा के हाइशा करने के बाद भी कुछ आपकी फेफड़ों में ही हवा रह गई, रेजिडुअल वॉल्यूम रह गई, 1100 से 1200 ml आपकी ये हवा होती है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। क्या यहां तक सभी को याद है? याद है सर जी, बात खत्म। यहां तक याद है? याद है सर। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटीज के ऊपर। अब लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटीज। तो सबसे नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहली क्या है? आपने वहां भी पहले सांस ली थी, यहां भी पहले सांस लेने की ही बात करोगे। पहली कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको बोले आईसी। दूसरी जो है यह है आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यह है आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सांस लेने के बाद छोड़ने की बात करोगे, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज ईसी। उसके बाद आपका जो वर्ड आया था इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बाद, वो आया था रेजिडुअल। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। उसके बाद आ जाएगा आपका VC, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, VC आ जाएगा। और फिर आ जाएगी लंग की सारी वॉल्यूम, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज TLC। ठीक है जी, एकदम सही है। अब सर क्या करें? अब यहां पर ये जो 1 2 3 4 थे, इनसे गेट ऑन द डांस फ्लोर कर देना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV सबसे कॉमन, यानी कि 1+2। यहां पर है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो टीवी तो कॉमन रहेगा, IRV की जगह ERV ले लिया, दैट इज 1+3, 1+3। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यहां रेजिडुअल वॉल्यूम ले लेना है और ERV ले लेना है, तो ERV प्लस RV यानी आपका 3+4 है ना, यानी 1 2 3 4, फिर आपका 1 2 3, फिर आपका 1 2 3 4, टोटल लंग कैपेसिटी तो चारों के चारों का टोटल कर दो, दैट इज 1 2 3 4। भाई इनको तो एक ही मानो, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी, बस इंस्पिरेटरी है तो 1+2 कर दिया, यानी टीवी प्लस इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। और अगर एक्सपिरेटरी है तो टीवी प्लस एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये तो 1+2 1+3 आपने अलग रख दिया। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका 1+2 3+4 1 2 3 1 2 3 4, टोटल करने की कोशिश करो। एक मिनट रुको भाई, सब समझ में आएगा, सब समझ में आ जाएगा भाई, अभी तो ट्रिक है, अभी तो इलेबोरेट करेंगे, ये तो सिर्फ याद करने का तरीका है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस में पूछ ले तो सीक्वेंस में क्या लिखोगे? सबसे पहले टीवी, IRV, ERV और RV, सिंपल। क्योंकि सबसे पहले आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हो, नॉर्मल सांस छोड़ रहे होते हो, फिर फोर्सफुल सांस लोगे तभी तो आपका फोर्सफुल सांस छोड़ पाओगे, और फिर जो लंग्स में बची वो आपकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये चार एकदम सीक्वेंस में पढ़नी होती हैं, टीवी, IRV, ERV और RV, चारों सीक्वेंस में पढ़नी होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो पहले आप क्या पढ़ते हो? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज 1+2। 1+2 क्या हो गया आपका? टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस IRV। टीवी क्या था आपका? 500 ml, प्लस IRV क्या था आपका? 2500 से 3000 ml। तो टोटल नंबर आपका कितना हो गया? 500 प्लस 2500 आपका 3000, और 500 प्लस 3000 आपका 3500। इतना ml हो गया? हो गया सर, इतना ml हो गया। दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 1+3, यानी टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV। टीवी क्या है आपका? 500 ml, और प्लस वही आपका ERV क्या है? 1000 ml मान लो, है ना, 1000 से 1100 मानने की जगह 1000 मान लो, तो आपका 1500 से 1600 ml के आसपास आ जाएगा। यहां आपका इकट्ठा लिख दो, राइट। फिर यहां आ जाएगा 3+4 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 3+4 आपका क्या हो जाएगा? 3+4 हो जाएगा आपका 1000, प्लस आप कह दो 1100, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ERV प्लस RV, 1000 प्लस 1100, तो कितना हो गया? 2100। शगुन का 2100 रुपया हो गया। बड़े वाले नंबर्स को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2300 हो जाएगा। 2100 से 2300 ml। यहां देखिए 1 2 3 1 2 3, 1 क्या था आपका? टीवी था, 2 क्या था आपका? IRV था, 3 क्या था आपका? ERV था। सीक्वेंस में आपको खुद भी याद होना चाहिए, राइट। तो क्या हो गया? टीवी तो आपका कांस्टेंट है 500 ml, प्लस आपका IRV क्या हो जाएगा? लगभग 2500 के आसपास, और ERV क्या हो जाएगा आपका? लगभग 1000 के आसपास। तो ये नंबर क्या हुआ आपका? 500 प्लस 2500, 3000 प्लस 1000, 4000। और बड़े वाले नंबर अगर जोड़ोगे तो 500 प्लस 3000, 3500 प्लस 1100 आपका क्या हो गया? 4600 ml हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है सर। उसके बाद अगर आप देखें तो 1+2+3+4 सीक्वेंस क्या था आपका? टीवी था, उसके बाद आपने जोर की सांस ली, दैट इज IRV, उसके बाद जोर की सांस छोड़ी, ERV, फिर भी कुछ लंग्स में रह गई वॉल्यूम, दैट इज RV, है ना। इसीलिए बार बार लिखवा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। तो टीवी क्या थी आपकी? 500 ml, ERV थी आपकी 2.5 लीटर यानी 2500 ml, उसके अलावा आपकी ERV थी, ये थी आपकी 1000 से 1100 ml, और आपका थी रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 से 1100 से 1200 ml।
तो 500, 2500, 3000, 4000 और आपका 5100, 5100 रुपया शगुन का यहां पर डाला। और इसके अलावा आपका 500 प्लस 3000, 3500, 3500, 4600, 4600 और 1200 आपका क्या हो गया, 5800 ml यहां पर हो गया, 5.8 लीटर्स के आसपास हो गई। ये आपके नंबर्स निकल करके आए, राइट। ये आपके नंबर्स निकल करके आए। ये नंबर निकल के आया 3 से 3.5 लीटर, ये निकल के आया 1500 से 1600 ml, ये निकल के आया 2100 से 2300 ml, ये निकल के आया 400 से 4600 ml और ये निकल के आया 5100 से 5800 ml, यानी 5.8 लीटर्स तक। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं, मैं दोबारा से आपको लेके जाऊंगा ऑन द वेरी सेम कॉन्सेप्ट। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया में सिर्फ 4 ही आपकी मेन वॉल्यूम्स हैं व्हेन इट कम्स टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। जो आपकी लंग्स की वॉल्यूम्स है, इनमें मेन जो है वो आपकी 4 ही हैं, है ना। इनमें मेन जो है वो आपकी 4 हैं। सबसे कॉमन क्या है, टीवी। तो सबसे फर्स्ट जो आप पढ़ते हो वो है नॉर्मल। नॉर्मल जो आप सांस लेते हो, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, आधा लीटर सांस ली, आधा लीटर सांस छोड़ी, दैट इज योर नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसको टाइडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। सबसे कॉमन नाम है टीवी, यही याद रखो। ये आधा लीटर है, टीवी आपकी आधा लीटर है। फिर आपने क्या ली, टीवी के बाद यानी नॉर्मल आपने हवा लेनी थी, उसके बाद और खींची। अब मैंने नॉर्मल हवा ले ली, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्मल हवा ले रहा हूं, नॉर्मल हवा छोड़ रहा हूं, फिर मैंने और खींची। कितनी हवा मैंने नॉर्मल हवा लेने के बाद और खींची, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी मैंने फोर्सफुल इनहेलेशन करी है। कितनी हवा मैंने नॉर्मल हवा लेने के बाद और खींची, दैट इज IRV। फिर मैंने अब क्या किया, नॉर्मल हवा छोड़ी, मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, नॉर्मल हवा छोड़ी, मैं फोर्सफुली और हवा छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज एक्सपिरेटरी। फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। और मैं कितनी भी हवा बाहर छोड़ दूं, मेरे लंग्स में हवा बचेगी ही बचेगी, मेरे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाएगी, दैट इज कॉल्ड एज रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यू मतलब जो बच जाए, जैसे आप खाना खा रहे हो, कुछ चीज अगर बची, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिड्यू। वो बच गया है, बचा खुचा, तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो लंग्स में हवा बच गई, वो रेजिड्यूअल वॉल्यूम है। ये क्या है आपकी RV। तो पहले टीवी, फिर IRV, फिर ERV, फिर RV। इनके सबके सीक्वेंस आपको याद है या नहीं, फटाफट बताइए। यस, याद है, एकदम याद है सर। अब क्या हुआ, यहां पर इनको भी आपको सीक्वेंस में याद करना होता है कि पहले आपने हवा ली थी, तो पहले आपकी क्या आएगी, IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फिर हवा छोड़ी, फिर आपकी आएगी EC, फिर क्या आएगी आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फिर आपकी आएगी वाइटल कैपेसिटी, एंड फिर आएगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो टोटल है, तो सबसे एंड में आएगी, सबसे बड़ा नंबर है, और धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप I की बात कर रहे हो तो IRV जोड़ दोगे टीवी में, और अगर आप E की बात कर रहे हो तो ERV जोड़ दोगे टीवी में। तो ये तो एक तरीके से आप देख लो, एक ही फॉर्मूला है, 1+2 या 1+3, तो 1+2 याद कर लो। इसकी जगह 1+3 लिख देना अगर ERV के बारे में बात करी हो तो 1+2, तो पहले 1 2, फिर 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, सिंपल। और इनको अगर आप याद कर लोगे तो इनकी डेफिनेशन आप अकॉर्डिंगली निकाल पाओगे। क्या नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसमें भी अगर याद करने में टाइम लग रहा है तो मेरे भाई सच में तुम नर्सरी में चले जाओ वापस, वहां से पढ़ाई करने की जरूरत है। पहला फॉर्मूला 1 2, दूसरा 3 4, फिर आपका 1 2 3, फिर 1 2 3 4। यार ये भी अगर याद करना है तो भाई गड़बड़ है, फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई, टीवी प्लस IRV, यानी मैंने नॉर्मल हवा छोड़ दी है, नॉर्मली हवा छोड़ दी है, उसके ऊपर मैंने क्या की, अब नॉर्मल हवा इनहेल करी। नॉर्मल हवा मैंने छोड़ी हुई है 500 ml, तो पहले मैं 500 इनहेल करूंगा, फिर मैं जोर लगा के और इनहेल करूंगा, तो नॉर्मल हवा प्लस जोर लगा के IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मेरे इंस्पिरेशन की कैपेसिटी क्या है, मैं नॉर्मल हवा छोड़ने के बाद कितनी हवा और खींच सकता हूं, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मेरी हवा छोड़ने की क्या फितरत है। अगर मैं नॉर्मल हवा ले चुका हूं, पहले तो मैं नॉर्मल वाली छोड़ूंगा टीवी, और फिर जोर लगा के छोड़ूंगा ERV, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो टीवी प्लस ERV, इतनी मैं छोड़ सकता हूं। इसके बाद जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो तो हम फेफड़ों से निकाल नहीं सकता। अगला देखो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज ERV प्लस RV, यानी अगर मैं फोर्सफुल यहां पर एक्सपिरेशन कर रहा हूं, अगर मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन करी है, लेट्स से मैंने नॉर्मल हवा ले ली है ना, उसके बाद मैं नॉर्मल हवा छोड़ दी, तब मेरे फेफड़े में क्या क्या बचा। अगर मैं नॉर्मल हवा छोड़ दी है ना, तो मेरे फेफड़ों में वो हवा बची जो मैं फोर्सफुली छोड़ सकता था, और रेजिडुअल जो मैं बाहर नहीं निकाल सकता, ये दोनों बची, यानी आपकी ERV और RV बची है ना।
नॉर्मल हवा छोड़ने के बाद मेरे पास वो बची जो मैं जोर लगा के और छोड़ सकता हूं, और उसके बाद भी मेरे लंग में कुछ ना कुछ बचेगा, ये बची। तो इट इज लेफ्ट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, लेफ्ट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग्स में बची हुई है। उसके बाद देखो आपका वाइटल कैपेसिटी 1 2 3 यानी टीवी, फिर आईआरवी प्लस ईआरवी, है ना। नॉर्मल आपने सांस ली, है ना, फिर आपका पूरा का पूरा आपने इनहेल कर लिया, बहुत जोर की सांस आपने ली। तो अभी आपके लंग्स में क्या क्या है, जो आपने जोर से सांस ली वो, जो नॉर्मल सांस ली थी वो, और जो आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो वो, दैट इज वीसी। और इसी में अगर आप जोड़ दे रेजिडुअल आप अगर जोड़ दे इसमें आपका फोर्थ वन, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, इट विल बिकम टोटल लंग कैपेसिटी। 1 2 3 4 सबका टोटल कर दो, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नाम ही है टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, तो चारों नंबर्स का टोटल कर दो, ये हो जाएगा आपका टीएलसी। क्या इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 को? अगर मैं लिखना चाहूं 1 2 3 4 को, मैं ऐसे लिखना चाहूं 1 2 3 प्लस 4 अलग से, यानी मैं अगर मैं लिख दूं वीसी, वीसी क्या है 1 2 3, है ना, प्लस 4 अलग से लिख दूं प्लस आरवी, क्या ये बात सही है भैया? ये भी तो 1 2 3 4 ही हो गया, ये भी तो 1 2 3 4 ही हो गया। अगर इसके अलावा मैं लिखूं 1 2 यहां से ले लूं, 3 4 यहां से ले लूं, यानी मैं लिखूं आईसी प्लस एफआरसी। भाई मैं किसी भी तरीके से अपना फॉर्मूला बनाऊं, बना ही दूंगा ना। मेरे को तो यहां पर बस 1 2 3 4 लिखना है। अब मैं 1 2 यहां से ले लूं, 3 4 यहां से ले लूं, 1 2 3 यहां से ले लूं, 4 ये वाला उठा लूं, एक ही बात है, सारे 1 2 3 4 सेम ही तो है। तो अल्टीमेटली आई कैन मेक डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो क्वेश्चन घुमा करके आए तो भी आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। लेट्स मेक अ डायग्राम, है ना। ये सबसे स्टैंडर्ड डायग्राम है, आपकी किताबों के अंदर सबसे स्टैंडर्ड डायग्राम यही दिया रहता है आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, राइट। 4 लाइनें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। 4 लाइनें हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन एंड दिस इज फोर्थ लाइन, ठीक है। और ये जो डब्बा है इसका कलर हम कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, इसका कलर कर लेते हैं हम पिंकलेट से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भैया, नॉर्मल नॉर्मल सांस ले रहा हूं, हौली हौली हवा ले रहा हूं, नॉर्मल नॉर्मल सांस ले रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल सांस ले रहा हूं तो मैं ऐसी सांस ले रहा हूं, ये मैंने टीवी ली, ये मैंने टीवी छोड़ी, ये मैंने टीवी ली, ये मैंने टीवी छोड़ी, फिर मैंने जोर की एक सांस भरी, मैंने क्या ली, आपकी आईआरवी ले ली, फिर मैंने आपकी नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, फिर मैंने आपकी नॉर्मल सांस ली, फिर मैंने फोर्सफुल एक्सपिरेशन करी, मैंने ईआरवी छोड़ी, फिर मैंने नॉर्मल नॉर्मल आपकी सांस लेना शुरू किया, फिर मैं नॉर्मल नॉर्मल आपकी सांस लेता रहा, हौले हौले मध्यम मध्यम सांस लेता रहा। यानी यहां पर अगर आप देखें, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ भी नहीं। ये मैंने जानबूझ के डायग्राम इसलिए पढ़ाने की सोची क्योंकि किताबों में दिया रहता है और बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या ही हो गया, कितना ही हार्ड चीज है। भाई यहां पर मैंने क्या कहा आपसे, यहां पर मैंने कहा मैंने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी। इस टॉपिक के बाद छोड़ दूंगा आपको, डोंट वरी। नॉर्मल सांस ले रहा हूं, नॉर्मल सांस छोड़ रहा हूं, नॉर्मल सांस ले रहा हूं, नॉर्मल सांस छोड़ रहा हूं। ये क्या है, आपका टीवी है। अब यहां पर मैंने औकात से ज्यादा हवा भर डाली फेफड़ों के अंदर, है ना। तो ये नॉर्मल सांस के ऊपर जो मैंने भरी, नॉर्मल सांस के ऊपर जो मैंने फेफड़ों में भर ली फोर्सफुली, नॉर्मल सांस के ऊपर जो मैंने फेफड़ों में भर ली है, ये हवा क्या है, ये हवा आईआरवी है, जोर लगा के भरी है, आईआरवी है, ठीक है। फिर मैंने क्या करी, फिर मैंने नॉर्मल सांस ली, फिर नॉर्मल सांस छोड़ी, फिर नॉर्मल सांस ली, फिर नॉर्मल सांस छोड़ी, फिर मैंने क्या किया, औकात से ज्यादा सांस छोड़ी, जोर लगा के सांस छोड़ी, तो मेरी वॉल्यूम जो है कम हो गई, इसीलिए इसको नीचे की साइड बनाते हैं। ये क्या है, आपका ईआरवी है, जोर लगा के सांस छोड़ी, और जोर लगा के सांस छोड़ी, फिर भी मेरे फेफड़े में हवा बची है। क्या है मेरी जान, मेरे दोस्त, फटाफट बता दो यार, खुश कर दो एकदम, चैट सेक्शन में इसको भर डालो। मैंने नॉर्मल सांस ली, फिर जोर की सांस मैंने खींची, तो
दैट इज IRV। फिर मैंने जोर की सांस छोड़ी, दैट इज ERV। फिर भी मेरे फेफड़े में हवा बच गई, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्या इसको RV बोलेंगे? क्या इसको RV बोल देंगे? यस सर, इसको RV बोल देंगे, फेफड़े में अभी भी बच गई। फिर वही मैंने नॉर्मल रूटीन स्टार्ट किया, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, एंड सो ऑन। इस हिसाब से मैं चलता गया। अब मुझे यहां पर अलग अलग और कैपेसिटीज की यहां पर मुझे क्या करनी है, थोड़ी बहुत बातें करनी है। अब अगर मैं बोलूं आपसे 1 + 2, तो ये 1 + 2 कितना हो जाएगा? है ना भाई, 1 + 2 कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूं 1 + 2 दैट इज टीवी प्लस IRV, तो क्या हो जाएगा? ये आपका IC हो जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा सर। अगर मैं बोलूं 1 + 3, अगर मैं बोलूं आपका 1 + 3, तो ये 1 + 3 क्या हो जाएगा? अगर 1 + 3 बोलूं तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका EC हो जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला था 1 2, फिर था 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। तो आपका 1 2 तो हो गया। अब क्या है आपका? 3 4 है। तो ये था आपका 1 दैट इज टीवी, 2 दैट इज IRV, 3 दैट इज ERV, चौथा दैट इज RV। करेक्ट है। तो यहां पर क्या हुआ? 1 2 तो मैंने कर लिया। अब क्या बचा? 3 4 बचा। 3 4 बचा, इसको मैं क्या कह दूंगा? 3 4 बचा, इसको मैं क्या कह दूंगा? इसको मैं कह दूंगा FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फिर आया आपका 1 2 3, फिर आया आपका 1 2 3, ये नॉर्मल टीवी, इसके नीचे आपका 2 और 3 पूरा का पूरा, है ना? तो ये आपका 1 आ गया, देन आपका 2 आ गया, एंड देन 3 आ गया। यहां से ऊपर से लेना पड़ेगा। दिस इज योर 1 2 3, राइट? दिस इज योर 1 2 3। 1 2 3 की अगर आप बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VC, वाइटल कैपेसिटी। और फाइनल टोटल लंग कैपेसिटी, भैया ऊपर से नीचे तक सब कुछ नाप दो, ये हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, ना? टोटल लंग कैपेसिटी है तो इसको अलग कलर से आप लोग मार्क कर दीजिए। पिंक से मैंने मार्क कर दिया है क्योंकि इसके आगे एक और एरो है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज 1 2 3 4। सो ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी, TLC हो जाएगी। तो 4 फॉर्मूला है मेन। कौन कौन से फॉर्मूला है सर? पहला फॉर्मूला 1 2, दूसरा फॉर्मूला 3 4, फिर है आपका 1 2 3, फिर है आपका 1 2 3 4। बस बात खत्म। यही फॉर्मूले हैं, यही है दुनियादारी की रीत जो कि हमने यहां पर सीख ली। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। इसको सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, बट यू विल बी एबल टू मार्क दैट। बहुत आसान है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दो बार रिवाइज करोगे आसानी से आ जाएगा। प्लस इसको जितना सिंपल तरीके से समझा जाए उतना ही बेहतर है। इसको जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना फंसते हुए चले जाओगे, है ना? चलो NCERT की रीडिंग करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं। हालांकि मैं और भी टॉपिक्स लेके आया था, पर ये कल हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? यहां तक समझ में आया नहीं? एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, फटाफट बताइए। यहां तक समझ में आया? ड्रॉ कर रहे हो? ड्रॉ कर लो भाई, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो भाई। सॉरी 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 सॉरी। ड्रॉ करिए, प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लीजिए। जब हो जाए मुझे एक बार यस सर लिख के बता दीजिएगा, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। डन? चलो क्रिस्टल क्लियर है? कमाल भाई, मजेदार। क्योंकि हमारे पिछले 2 सेशंस थोड़े से छोटे थे, सो आई थॉट कि इस सेशन को थोड़ा सा लंबा रखेंगे हम लोग, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीक वैसे भी इसको खत्म कर लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा आराम से सिलेबस अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्रैक पे आएगा। क्योंकि जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन अगला चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो उसमें और मजा आएगा, क्योंकि पहला लेक्चर हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ब्लड में आपको ऑलरेडी डिटेल में करा चुका हूं। टिश्यूज में, टिश्यूज डिटेल से पढ़ने का यही फायदा होता है कि मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा, टिश्यू वाला पार्ट ट्रिम करके आप उससे सारी चीजें सीख सकते हैं अगर आपको दोबारा देखना हो तो। पर आपने अगर टिश्यू पढ़ लिया है तो ब्लड पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ब्लड ग्रुपिंग पे कूदेंगे तो एक लेक्चर हमारा बच जाएगा, राइट? चलो ये देखो भैया, ये देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ दी, इसको टीवी कहते हैं, क्योंकि टीवी से ज्यादा नॉर्मल हमारे घर में कुछ नहीं है। नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दी, आधा लीटर आपने सांस ली, आधा लीटर सांस आपने छोड़ी। तो अल्टीमेटली अगर आप 12 से 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो आपने 6 से 8 लीटर एयर जो है 1 मिनट में खींच ली और छोड़ भी दी।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी आईआरवी, नॉर्मल सांस लेने के बाद मैं और कितनी खींच सकता हूं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन से मैं और कितनी खींच सकता हूं, दैट इज आईआरवी, जो कि 2.5 से 3 लीटर होती है। ईआरवी, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद 500 ml छोड़ने के बाद मैं और कितनी छोड़ सकता हूं, दैट इज फोर्सिबल या फोर्सफुल एक्सपिरेशन में कितनी कर सकता हूं, यह आपकी 1 to 1.1 लीटर यानी आपका 1000 से 1100 ml। और चौथी जो आपकी बच गई है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी मैं कितना भी जोर लगा दूं फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी ये हवा मेरे लंग्स में रह ही जाएगी, इट विल बी रिमेन्ड इन लंग्स। ये है आपकी 1100 से 1200 ml। ठीक है, अब देखिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या थी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 1 + 2 यानी टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी करेक्ट हो गया। यानी मैंने अगर नॉर्मल हवा छोड़ दी है तो उसके बाद मैं कितनी हवा ले सकता हूं, नॉर्मल जितनी मैं खींचता हूं उतनी, और फिर फोर्सफुली जितनी खींचता हूं उतनी, यानी टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी 1 + 3, सेम वही चीज है कि नॉर्मल मैं कितनी छोड़ सकता था, है ना, उससे ऊपर मैं कितनी छोड़ रहा हूं, है तो नॉर्मल मैंने सांस ली, फिर नॉर्मल छोड़ी, फिर एक्स्ट्रा छोड़ी, दैट इज टीवी प्लस ईआरवी। नॉर्मल छोड़ी फिर एक्स्ट्रा छोड़ी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी दैट इज एफआरसी, 1 2 के बाद क्या आएगा 3 4। तो आपका क्या हो गया यहां पर, द एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मैंने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, उसके बाद मेरे लंग्स में क्या क्या बचा है, वो हवा जो मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता था, और वो जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी रह जाएगी, दैट इज ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी दैट इज 1 + 2 + 3, 1 2 3, है ना। तो आप मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीथ कर सकते हो आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, आपने दम लगा के हवा छोड़ी है, फिर जो आपने दम लगा के छोड़ी है पहले आप वो लोगे यानी ईआरवी लोगे, फिर आप नॉर्मल एयर लोगे, फिर आप दम लगा के और खींचोगे यानी आईआरवी लोगे, तो ईआरवी लोगे, फिर नॉर्मल हवा यानी टीवी लोगे, फिर आईआरवी लोगे 1 + 2 + 3। फिर आपका टोटल लंग कैपेसिटी आपका 1 2 4 सब आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर सब आ जाएगा, यानी इसमें आरवी ईआरवी टीवी सब आ जाएगा। इसके अलग अलग फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं जिससे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। आराम से देखिएगा और देख देख के बना लीजिएगा, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा डेटा है, चाहे किताब में से देख के कर लीजिएगा, पर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, अगर मैं नॉर्मल एक्सपिरेशन कर चुका हूं, दम लगा के और हवा बाहर निकाल रहा हूं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, अगर मैं हवा को बाहर निकाल चुका हूं, मैं दम लगा के और निकाल रहा हूं, यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद और निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 500 ml निकाल चुका हूं और निकाल रहा हूं, तो मैं 1000 से 1100 ml और निकाल दूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज योर ईआरवी वॉल्यूम है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर ईआरवी। नॉर्मल के बाद ऊपर और हवा निकाल रहा हूं, दैट विल बी कॉल्ड एज योर ईआरवी, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। चलिए, तो आई गेस ज्यादातर लोगों ने बी कर दिया होगा, 76%, यार कमाल ही कर दिया। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, पूरा जोर लगा के एक्सपायर कर दिया मैंने, फिर भी मेरे लंग्स में कुछ हवा बची ही रह गई, ये कौन सी थी, ये कौन सी थी भाई, आईआरवी, आरवी, एफआरसी या ईसी। और ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद करने होंगे। अगर आप वॉल्यूम से एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले टीवी, फिर आईआरवी, फिर ईआरवी, फिर आरवी। अगर आप कैपेसिटीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले आईसी, फिर आपका ईसी, फिर आपका एफआरसी, फिर आपका यहां पर कैपेसिटी हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी, फिर टीएलसी हो जाएगी, है ना, ये पांचों एकदम सीक्वेंस में याद करना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो बच जाए इसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। जोर लगा के मैंने दम लगाया तो बी फॉर भूरा बच्चन आंसर आया, ठीक है। 85%, कमाल ही कर डाला मेरे भाई। टोटल लंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, काउंट कर लो भैया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4 काउंट कर लो, आइडिया आ जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी पूछी है तो 1 + 2 + 3 + 4 कर लोगे, मिनिमम टू मैक्सिमम काउंट कर लो। टीवी आपकी कितनी थी 500 ml, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं। आईआरवी कितनी थी आपकी 2.5 से 3 लीटर, आपका ये क्या हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। ईआरवी आपकी कितनी थी 1 to 1.1 लीटर, और आपका 4 क्या हो जाएगा, ये आपका आरवी हो जाएगा 1.1 to 1.2 लीटर। तो लीटर में भी काउंट कर सकते हो, तो ये हो जाएगी आपकी 0.5 लीटर, 0.5 और 2.5 आपका 3, फिर 4
और फिर आपका 5.1 है ना, तो 5 से ऊपर तो एक ही है तो आंसर आ गया। फिर भी आगे वाला हम काउंट कर लेते हैं, 0.5 और 3 3.5, आपका 4.6, 4.6 और 5.8, 5.1 to 5.8, तो एकदम सीधा सीधा फिक्स आ गया 5.8, एकदम झटपट निकाल दिया, एक्यूरेट आंसर आ गया क्या, डी आ गया। ये है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी 89%। भाई झंडा ही गाड़ दिया। अब मुझे एक चीज करके बताओ फटाफट चैट सेक्शन में, मुझे बताइए वीसी की टोटल वॉल्यूम बताइए, मिनिमम टू मैक्सिमम, चैट सेक्शन भर डालिए, वीसी बताइए मिनिमम टू मैक्सिमम पूरी रेंज, वीसी बता दीजिए मुझे। वाइटल कैपेसिटी सबसे पहले हमारे पास थी आईसी, फिर ईसी, उसके बाद एफआरसी, उसके बाद थी वीसी, यानी चौथा फॉर्मूला क्या लगता है आपका, है ना 1 2 1 3 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, तो क्या आ गया 1 2 3 आ गया, 1 2 3, यहां पर क्या आ गया आधा लीटर आपका टीवी, 2 क्या हो गया आपका 2.5 से 3 लीटर आपका ईआरवी, और फिर आ गया 1 से 1.1 लीटर आपका क्या हो गया ईआरवी। तो यहां पर क्या हुआ, आधा लीटर प्लस 2.5 लीटर 3 लीटर और 4 लीटर हो गया। उसके अलावा आधा लीटर और 3 लीटर 3.5, 3.5 और यहां पर आ जाएगा 4.6, या 4 to 4.6 आ जाएगा, 4 to 4.6। क्या बात है भाई, फूट डाला सबने, कमाल, लेजेंडरी लोगों के बीच आ गया हूं आज मैं, है ना। वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड डीजर मैक्स, बुरा बच्चन कर दिया है इस सवाल का, बहुत अच्छी बात है, कमाल ही कर डाला भाई। After adding inspiratory capacity and functional residual capacity, if we subtract the residual volume, then we obtain, if we adding inspiratory capacity, आराम से सॉल्व करना, inspiratory capacity प्लस क्या कर दिया functional residual capacity, माइनस क्या कर दिया इसमें से रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। आईसी क्या था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या थी 1 + 2, एफआरसी क्या था आपका, एफआरसी था 3 + 4, आरवी क्या था आपका 4, तो 4 से 4 गया, बचा 1 + 2 + 3, थोड़ी देर पहले ही तो सॉल्व किया है, 1 + 2 + 3 क्या होता है आपका वाइटल कैपेसिटी होता है ना। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर, झटपट हो जाएगा, पहली बार बायो में मैथ डाल दी है ना। तो क्या हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी हो गया, वाइटल कैपेसिटी है भैया, आराम से हो जाएगा। मैं जानता हूं इसमें आपको टाइम कम मिला है, लेकिन ये करना आपको आ जाना चाहिए। क्या बोला है सवाल में, आराम से सुनिए, क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला है एडिंग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैपेसिटी है एक, एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, माइनस आपका आरवी करा दिया, आरवी एक वॉल्यूम है तो 1 2 3 4 में सीधा इसका नंबर आता है तो 4 है। आईसी मतलब आपका टीवी प्लस आईआरवी, यानी ये क्या था 1 + 2 था, ईसी क्या होता है 1 + 3 था, फिर आपका आता है एफआरसी दैट इज 3 + 4, फिर आता है आपका वाइटल कैपेसिटी 1 + 2 + 3, फिर आता है टोटल लंग कैपेसिटी 1 2 3 4, है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 -4, तो 4 से 4 कट गया, बचा 1 2 3। अभी बोला वाइटल कैपेसिटी है 1 + 2 + 3, क्या आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा भैया, है ना। तो आपको टफ से टफ सवाल भी आ जाए तो आप बना सकते हो, चुटकियों में 60% लोगों ने कर दिया, पर मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने अच्छा परफॉर्म किया है। सवाल थोड़ा टेढ़ा था। आखिरी सवाल भाई, आखिरी सवाल, उसके बाद आपकी छुट्टी, है ना। हाँ बस आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल कर लीजिए, फिर डाउट कल ले लेंगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी। फिर आ जाओ भैया। रेजिडुअल वॉल्यूम इज, आरवी इज ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, झटपट बता दीजिए, फटफट बता दीजिए। क्या बोला रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है आपकी 1100 से 1200, क्या होती है आपकी 1100 से 1200। तो पहला ऑप्शन देखिए, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है आपकी, वीसी क्या होती है आपका, अभी देखा था हमने 1 + 2 + 3, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। ये आपका 0.5 लीटर हो गया, ये 2.5 से 3 लीटर हो गया, ये आपका यहां पर जो ईआरवी है ये भी अच्छा खासा हो गया, 1 to 1.1 लीटर हो गया। तो ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, टीवी कितना होता है भैया, टीवी तो 500 ml होता है, तो इससे तो बड़ा होगा ही होगा। आंसर मिल गया है, आंसर मिल गया है, ये बात एकदम करेक्ट है। तीसरा देखो, लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इससे कम कैसे हो सकता है 1100 1200, नहीं हो सकता। चौथा देखो, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है 2.5 to 3 लीटर, तो इससे ज्यादा नहीं है आपका 1100 1200, 2.5 लीटर से ज्यादा थोड़ी है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज आंसर 2।
ये 500 से ज्यादा है, बाकी किसी नंबर से ज्यादा नहीं है। 41%। क्या कबाड़ा किया है भाई? सी में कितने लोगों ने किया? लेसर देन टाइडल वॉल्यूम। भाई रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है? रेजिडुअल वॉल्यूम है 1100 से 1200 ml। तो ये 500 से कम कैसे हो सकती है? 1100 रुपए और एक तरफ 500 रुपए, कौन से ज्यादा? सर 1100 रुपए। 2500 रुपए एक साइड, 1100 रुपए कौन से ज्यादा? सर 2500 रुपए, है ना? तो गलती से गलत हो गया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप इतने बुद्धू नहीं हो। दुनिया आपको कुछ भी बोले, भाई तो कहेगा कि अपने लौंडे जीनियस है भाई। अदिति, निखिल, बुशरा, फिरदौस, लक्ष्य, हरमन, मनप्रीत, इशिका, रितिका एंड रंजीत आर इन टॉप रैंक्स। सभी को बधाई। जिनका लीडर बोर्ड में नाम नहीं आया उनको और भी बधाई। अगर आपने कुछ कुछ सीखा है दैट्स कंप्लीटली फाइन, अच्छी बात है ना? चलो, मुझे जाते जाते थोड़ा सा एक बात का डिस्कशन करना था, वो कर लेते हैं। हमने कहा कि स्पाइरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम आती जाती हवा को नाप सकते हैं। हवा कितनी अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, उसको हम नाप सकते हैं। राइट? एकदम सही है सर। टाइडल वॉल्यूम 500 ml अंदर आ रही है, अंदर आती हुई को नाप लेंगे, नाप लेंगे। 500 ml बाहर जा रही है, नाप लेंगे, नाप लेंगे। कितनी हवा एक्स्ट्रा खींची, आईआरवी नाप लेंगे, नाप लेंगे। कितनी हवा एक्स्ट्रा छोड़ी, फूकी बाहर, नाप लेंगे, नाप लेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स में ही रह गई, क्या इसको नाप पाएंगे? क्या स्पाइरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को नाप पाएगा? सर नहीं नाप पाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बाहर अंदर आपकी एकदम मूव नहीं हो रही है, लंग्स में बैठ गई है ना? तो कांट बी मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर, है ना? ये बात समझ में आई? कांट बी मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर। पायरोमीटर से इसको नहीं नाप सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लो ही नहीं कर रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक नोट लिख लीजिए, बहुत प्यारा नोट। आप अपने नोट्स में नीचे की साइड भी लिख सकते हैं, जहां जगह है, सबसे एंड में, इस टॉपिक के एंड में, आज की आखिरी लाइन। आपके ये जो पैसेज है, लंग्स में तो हवा जा रही है, फेफड़ों की हवा तो हम लोग बहुत इजीली नाप रहे हैं, है ना? तो फेफड़ों में कुछ हवा रह जाती है जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोला, जिससे कि फेफड़े कोलैप्स ना हो जाए। इसी प्रकार से आपका ट्रेकिया है, आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शरी ब्रोंकाई है, क्वार्टरनरी ब्रोंकाई है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इनमें भी तो कुछ हवा रह जाएगी, उसको भी तो आप क्या कहोगे? उसको भी तो कैलकुलेट करोगे ना। इट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो इसे कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस या एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम, है ना? इन पैसेज, कहां है ये? इन पैसेज फ्रॉम ट्रेकिया टू ब्रोंक्यूल्स, फ्रॉम ट्रेकिया टू ब्रोंक्यूल्स। और कितनी होती है ये? 150 ml होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछी गई थी। सर एम्स से हमको क्या लेना देना? भाई पता नहीं, विकट परिस्थिति कभी भी आ सकती है। जीवन में हमेशा तैयार रहें, है ना? एकदम अंत में ना भागें कि चलो भैया अब भागते हैं, अब मौत आ गई है ना। पहले से तैयार रहेंगे, इतना तैयार रहेंगे कि कोई भी पेपर आ जाए, कोई कहीं से भी सवाल दे दे, विल बी एबल टू रॉक। डजंट मैटर कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या सवाल दे रहा है, हम लोग कर लेंगे। एनाटॉमिकल डेड स्पेस 150 ml, ये कोने में लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं लिखना। राइट है सर जी, यहां तक सब कुछ ठीक, ऑल गुड। क्या हम घर जाने के लिए तैयार हैं? इफ यस, एक बार जाते जाते लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए। कल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखा कि हम कैसे हवा अंदर लेते हैं और कैसे हवा बाहर छोड़ते हैं। कल हम एग्जैक्टली जानेंगे कि हमारे सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है और हमारे सेल से कैसे हम CO2 को उठा के बाहर फेंक देते हैं, उसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। प्लस हम लोग ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मैकेनिज्म्स भी पढ़ेंगे। सो कल का लेक्चर बहुत एक्साइटिंग होगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी अगर हमारे पास टाइम रहा तो उसको भी हम लोग छेड़ेंगे, उसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड देन आफ्टर हमारे पास दो ही टॉपिक्स बचेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इनको हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, यानी अगले 2-3 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपका एक टेस्ट है, बोर्ड एग्जाम बेस्ड टेस्ट है, तो उसके लिए आप फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपका नेक्स्ट वीक पूरा फ्रॉग, पूरा कॉकरोच कंप्लीट कराने वाला हूं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में।
उसके बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी, कल आपके डाउट्स भी ले लेंगे। तो कल एक छोटा सेशन रखेंगे, आराम से उसको कंप्लीट करेंगे 1.5 घंटे के अंदर, और फिर आपके सारे डाउट्स ले लेंगे। तो आज के भी जो डाउट्स हैं वो आप कल लेकर के आ सकते हो, ठीक है। चलिए, लॉट्स ऑफ लव मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट। आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना। आपके जो भी टेस्ट होते हैं मैं देखता रहता हूँ, उसमें कौन कौन टॉप रैंक्स लेके आ रहा है और कौन कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितने बच्चे रेगुलरली बैचेस को देख रहे हैं, कितने बच्चे रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड दिस विल बी ट्रूली 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 वर्थ इट। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल रॉक इन योर एग्जामिनेशंस, यू विल रॉक इन योर फ्यूचर। तो बिंदास होकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, पढ़ाई में खुशी ढूंढिए, और सफलता आपको एक दिन ढूंढ ही लेगी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, दैट्स अ प्रोसेस, ऑलराइट। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। मिलता हूं आपसे कल इसी टाइम पर, और कल एक और ताबड़तोड़ टॉपिक को हम लोग फोड़ रहे होंगे और धमाल मचा रहे होंगे विद द फिजियोलॉजी। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय।